अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मेरा और आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और जैसे अब हम देख रहे हैं कि स्कूल की छुट्टियों का आगाज़ हो गया, ज़्यादातर बच्चों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और बच्चे अब अपनी छुट्टियां एंजॉय करेंगे। तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर मैं ज़रूर कहूँगी, हम आने वाले शोज़ में उस पर जिक्र भी करेंगे कि बच्चों की एक्टिविटी का, उनको फिज़िकली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखने का करें, बच्चों के साथ घूमें फिरें, अपनी फैमिली टाइम स्पेंड करें। अभी वीकेंड का आगाज़ हो गया, जितना अच्छा वक्त आप एक दूसरे के साथ गुजारेंगे तो उतना ही अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा फैमिली के अंदर। और ये जो मौसम है ये हर तरह से साजगार, आप इसमें मज़े मज़े के खाने खा सकते हैं, बच्चों को घुमा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हमें लेकर जाती है। तो बिल्कुल आप अपनी छुट्टियां एंजॉय करें और हम भी यहाँ पर जो है वो आपके साथ होंगे। शोज़ भी देखें, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है जनाब कि हम देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर हमें बीइंग अ गर्ल या जो ख़वातीन हमारी मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, उनको अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जी ये तो लड़की है तो इसे इसलिए जो है वो बहुत आसानी से नौकरी मिल गई, इसे ग्रोथ मिल गई, इसे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लोग लड़कियों को ज़्यादा हायर करते हैं। अगर एक लड़का और एक लड़की की सीवी जाएगी, सेम प्रोफाइल होगी तो उसमें लड़की हायर हो जाएगी, और लड़कों को आजकल कौन नौकरियां देता है। तो ये जो हमारी यहाँ परसेप्शंस हैं ये किस हद तक दुरुस्त हैं, क्योंकि इस बात से डिनाई भी नहीं किया जा सकता कि वाकई के लड़कियों को बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि रिस्पेक्ट भी मिलती है, एज भी मिलता है। लेकिन ये किस हद तक इस बात में सदाकत है और कहाँ तक ये चीज़ एप्लीकेबल होती है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो फिर क्या आपका एजुकेशन स्किल, आपका जो तमाम प्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनालिटी, ये सब चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो आज ज़रा इन तमाम चीज़ों को एवेल्यूएट करेंगे और साथ साथ आपकी भी प्रोफेशनल जो ज़िंदगी है उससे रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हों, आप जानना चाहें, कोई हेल्प लेना चाहें, तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं और तमाम सीनियर लोग मौजूद हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रही हैं माहिन सलमान, आप फॉर्मर सीनियर प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं काटी की। वेलकम टू द शो माहिन। आप है, दोबारा करो। आप का नाम ज़ैनब अंसारी, दोबारा करो। स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है माहिन सलमान। आप वेलकम टू द शो। माहिन जो है फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है काटी की, आपको खुशामदीद कहती हूँ माहिन। साथ साथ मेरे साथ मुग़ीज़ जलाल साहब मौजूद हैं, आप डायरेक्टर HR हैं और जो है ब्रूक्स फार्मा से आप मुंसलिक हैं, आपको भी वेलकम करती हूँ मुग़ीज़ साहब। और साथ साथ मेरे साथ ज़ैनब अंसारी मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। आप जो है वो फाउंडर ऑफ एम्पावरमेंट यूथ, एम्पावर योर सेल्फ, ये आपने जो है वो इसको इदारा बनाया है, अब हम इसके हवाले से बात करेंगे। और डाइवर्सिटी इंक्लूजन इक्विटी एक्सपर्ट भी हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गुजर रहा है दिन? तो सबसे पहले जब हम देखते हैं, बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं माहिन, कि हमारे यहाँ जो है ये बहुत बुनियादी चीज़ है कि यार ये लड़की है ना, तो इसलिए आज यहाँ पर पहुँच गई है। इज़ दैट ट्रू? नहीं, आई गेस प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बड़ी डिफरेंट है इन सारे परसेप्शन से। रीज़न बीइंग कि जब भी कोई हायर करेगी कंपनी, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी है। उसके लिए वो ये देखती है कि कौन सूटेबल है, कौन कंपेटेबल है, किसकी स्किल्स किसकी जॉब के साथ मैच करती हैं। तो हम ये नहीं देख रहे होते एट दैट पॉइंट इन टाइम कि जी ये लड़का है या लड़की है। हम ये देख रहे हैं कि इसमें टैलेंट कितना है, कैपेबिलिटी कितनी है, ये हमें कितना, मतलब जिस पर्पस के लिए हायरिंग हो रही है वो पर्पस फुलफिल होगा या नहीं। और प्लस अगर आप लड़के लड़की की बात करें तो वो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब। कुछ जॉब्स के लिए लड़कियां सूटेबल हैं, कुछ जॉब्स के लिए लड़के सूटेबल हैं। तो जब हम एवेल्युएट करते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ कंसिडरेशन। अगर आउटडोर वर्क है तो मेरी प्रेफरेंस वुड बी बॉयज़, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि गर्ल्स के लिए मुश्किल होता है। गर्ल्स कर लेंगी परफॉर्म, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि वो नहीं कर सकती, वो कर लेंगी। बट देर आर कंस्ट्रेंट्स ऑब्वियसली, उनको रोड्स के ऊपर भेजना कंपनी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम उधर प्रेफर करते हैं कि बॉयज़ को ले लें। दूसरी तरफ दूसरी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे गर्ल्स के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तो वो इट ऑल डिपेंड्स कि किस पोजीशन के लिए वो आए हैं और क्या उनके टैलेंट्स हैं, क्या पर्पस वो सॉल्व करेंगे। उमूमन ये तासुर है कि HR वाले जब सीरीज़ कलेक्ट करते हैं और एक ही सेम प्रोफाइल, जैसे भी मैंने इंट्रो में भी कहा, एक लड़का और लड़की को आएगी तो जी आप लड़की हायर कर लेंगे। इज़ दैट ट्रू? ऐसा होता है? नहीं, एग्जैक्टली इट डज़ नॉट हैपन। रीज़न ये है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं तो आपके सामने जॉब स्पेसिफिकेशन होती है, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंस होता है। बेस्ड ऑन दैट आप शॉर्टलिस्ट करते हैं प्रोफाइल को विदाउट लुकिंग एट द जेंडर, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरते हैं और अकॉर्डिंगली आप उसको जो है जॉब ऑफर करते हैं। तो एक ये परसेप्शन है कि जो है वो लड़कियों को जो है प्रेफरेंस दी जाती है और लड़कों को नहीं दी जाती। मैं जिस इदारे से मुंसलिक हूँ और
कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं ज़ाहिर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं एचआर के अंदर, हम लोग जब बैठते हैं, हम लोग जो भी मेरी नॉलेज है उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं इस तरह से जो है प्रेफरेंस जो है वो दी जाती हो लड़कियों को। हाँ, एक मेरे एक्सपीरियंस मतलब जो मैंने एड्स देखे हैं कुछ, उसमें कुछ जगहों पे होता है कि वो ये लिखते हैं कि फ़ीमेल रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, कुछ तो ऐसी जॉब्स होती हैं जैसे माही ने कहा कि वो फीमेल के लिए सूटेबल होती हैं, कुछ जॉब ना मेल के लिए नहीं होती, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी जनरल जॉब्स होती हैं जहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ओनली फीमेल आर इनकरेज टू अप्लाई। तो वहाँ पे मैं इस बात को इस हद तक करूँगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जब इस तरह से करती हैं तो वो मैं समझता हूँ कि वो इक्वलिटी नहीं होती, ठीक है ना। तो आपको अगर याद होगा एडवर्टिजमेंट अगर आप पहले काफ़ी ज़्यादा आते थे, वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, ठीक है, अभी भी जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं। अब तो क्योंकि प्रिंट मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट इतने ज़्यादा नहीं आते और इस वक्त लिंक्डइन और सोशल मीडिया के ऊपर आप जो है वो हायरिंग कर लेते हैं, तो ऑल टुगेदर जो है सिनेरियो चेंज हो गया है। तो वहाँ पर ये चीज़ के इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर के अंदर आप जो है वो मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो भी बेस्ट फिट हो इस जॉब रिक्वायरमेंट के पे, तो आप उसको जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करें। अच्छा, आपका जो है एम्पावर योरसेल्फ, ये क्या जो है उसके बारे में थोड़ा सा पहले तो बताएं, फिर इस पे भी आएंगे। दिस इज़ एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म जो शुरू किया था तकरीबन 6 साल पहले वायलेंस प्रिवेंशन पे। अच्छा, तो इस पे हम 6 एरियाज ऑफ सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, वर्बल, साइकोलॉजिकल, लीगल, फाइनेंशियल, डिजिटल और फिजिकल। सिर्फ खवातीन के लिए है या जना? बिल्कुल, दिस इज़ फॉर मेन एंड वुमेन, क्योंकि वायलेंस बिल्कुल ऐसा ही जनरली जेंडर बेस्ड वायलेंस डज एग्जिस्ट, बट दैट डजंट मीन कि मर्द भी विक्टिम नहीं है। तो उनका भी हमारे पास पूरे सेशंस डिवाइस हुए हैं उनके लिए। ज़बरदस्त। तो इसका रेशो क्या है, ख़वातीन इसमें ज़्यादा हैं, मर्द ज़्यादा हैं, कौन लोग ज़्यादा मुतासर हो रहे होते हैं, ताकि पता चले ना कि क्या एनवायरनमेंट है आजकल? एक्चुअली ख़वातीन ज़्यादा है, मगर उसमें ये मैं लोगों को समझाती हूँ कि इसमें ये मर्द वर्सेस औरत का एक कहानी है ही नहीं। सही। ये एक प्रेडेटर वर्सेस प्रे की कहानी है, शिकार वर्सेस शिकारी, एंड वो एक माइंडसेट का मसला है। सो इट बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अगर आप वनरेबल हैं किसी भी तरीके से, अगर आप वीक है किसी भी तरीके से, चाहे आप माइनॉरिटी से हो, चाहे आप डिसेबल्ड कम्युनिटी से हो, चाहे बेसिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटी से हो, तो फिर आपके साथ ही हो सकता है ज़्यादा, देयर इज़ हायर प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस कि ये होगा आपके साथ। आप क्या समझती हैं कि जो हम ये इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं, ख़वातीन को वाकई क्या एक एज हासिल है, या एक लड़की होना आपको बहुत सारी सिचुएशंस पर बहुत प्रोमिनेंट करवा देता है, क्या इज़ दैट ट्रू? एक्चुअली क्योंकि मैं कॉर्पोरेट के साइड पे हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया डाइवर्सिटी इंक्लूजन एक्विटी पे, और कुछ जगह है जैसे स्टेट बैंक ने अपना एक बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पॉलिसी निकाली थी, जिसका काम यही था कि वो विमेन की जो पॉपुलेशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। तो उसमें आपने उनका एक कोटा है 20% दैट दे हैव टू हायर विमेन। अच्छा, ओके। उसके अलावा आपके गवर्नेंस के हिसाब से जो आपकी बोर्ड्स बनते हैं, जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स की जो ज़रूरत है, तो उसमें भी 2 औरतों का एक कंप्लायंस है। बट ये इसलिए है क्योंकि पहले बिल्कुल नहीं औरतों को लेकर आया जा रहा था और वो कोटास फुलफिल हो नहीं रही थी, तो अब जाके कंप्लायंस है। सो हाँ, ज़रूरत है क्योंकि वो देयर इज़ अ गैप इन द मार्केट, नज़र आता है कि वो गैप है। बट जिस इंसान के सामने, अगर किसी आदमी के सामने उसको नज़र आ रहा है कि उसको जॉब नहीं मिला है, किसी औरत को मिला हुआ है जॉब, एंड इसी कंप्लायंस की वजह से, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो कंप्लायंस इसी वजह से है। अच्छा, ये भी एक तासुर है लड़कों की तरफ से, मर्दों की तरफ से भी है कि जी हम तो सीवियाँ दे दे के, इंटरव्यूज़ दे दे के थक गए, नौकरी इसलिए नहीं मिलती कि जी लड़की को रख लेते हैं। ये एक जवाब देखने में आता है। और दूसरी बात ये कि एक अगर इस तरह से इसको देखेंगे कि उमूमन लड़कियां पढ़ने में ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं, या उन जो ना इस तरफ एक फैक्टर होता है कि हाँ ग्रेड्स उनके अच्छे होते हैं, लड़कों के ग्रेड ज़रा कुछ ही होंगे आटे में नमक के बराबर, जिनके अच्छे होते हैं जैसा मसले जी। मैं इस पर थोड़ा सा आपको नहीं कहूँगा कि हमारे जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो हमारे यहाँ फार्मासिस्ट हम जो है वो बहुत ज़्यादा रख रहे होते हैं अपनी टेक्निकल एरियाज़ के अंदर। तो अगर आप देखें जो फार्मेसी ग्रेजुएट है, अगर आप ग्रेजुएट डायरेक्टली उठा के देखेंगे तो 80-85% आपको फीमेल जो है ना वो ग्रेजुएट होते हुए देखेंगी, लड़के जो हैं कम है उसमें। तो जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास जो पूल जनरेट होता है उसमें लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। तो आप ज़ाहिर है बेस्ड ऑन दैट अगर मेरिट के ऊपर लड़कियां आ रही होंगी तो हम ज़ाहिर है उनको ही लेके आएंगे। इंटरव्यू स्कोर अगर उनका अच्छा होगा तो ज़ाहिर है ये कुछ इस तरह के किस तरह का डेटा आपके पास, किस तरह का पूल आप क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग किस तरह के आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको जो है वो उसके अंदर जो है ना अकॉर्डिंगली आपको हायरिंग करनी है। अच्छा, मैं इस यहाँ पर क्योंकि आप जो है वो वाइस प्रेसिडेंट रही काटी की, एक बड़ा ओहदा है, और ज़ाहिर अब तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि अब चलें अब कहीं ख़वातीन नज़र आती हैं अच्छे बड़े ओहदों में, लेकिन उमूमन जो है ना क्या है कि जितने बड़े
हमने भी पिछले दिनों भी शोज में जिक्र किया कि सीज जो पोजीशंस हैं, सीईओज देख लें, सीईओज देख लें या बड़ी पोजीशंस बहुत कम खवातीन के पास हैं। ये चीज़ हम कंसिडर नहीं कर रहे थे। इसकी वजह क्या है और क्यों? अगर ऐसा ही हो तो फिर सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हमें तो बेखवातीन ही नजर आए। बिल्कुल, ये है एक फिनोमेना है, फैक्टर है, क्योंकि देखिए इसके अंदर ना बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। अगर मैं अपनी एसोसिएशन ही उठा लूँ तो हमने बहुत कोशिश करी यहाँ पे इंक्लूजन की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो सीईओज़ के नाम तो ख़वातीन के होते हैं लेकिन पीछे वो होती नहीं है, पीछे मर्द हजरात ही काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से भी एक है कि नहीं मतलब मिलती। दूसरी फिर ये है कि टॉप पोजीशंस के ऊपर इफ़ यू लुक एट इट ग्लोबली, तो ये सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं करी, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना कि आपको मेजॉरिटी सीईओज़ जो है वो मेल पॉपुलेशन की मिलेगी। एंड मे बी उसके जो क्राइटेरिया और जो फैक्टर्स होते हैं वो दे अफेक्ट अ लॉट। मे बी वुमेन आर नॉट एबल टू मूव आउट लाइक दैट। नेटवर्किंग का इसमें बहुत एक बड़ा रोल होता है, जिसके अंदर वुमेन आर लैकिंग बिहाइंड। एंड दैट देखिए कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो कुदरती होती हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हुई हैं, आप शायद उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं कर सकते। जिसमें नेटवर्किंग के अंदर आपको ये डिफरेंसेस मिलेंगे, ग्लोबली मिलेंगे, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ग्लोबली मिलेंगे आपको। आप ये देखिए कितने मुल्क की प्रेसिडेंट्स जो हैं वो फीमेल रह चुकी हैं, गिनी भी आपको पॉपुलेशन मिलेगी। बांग्लादेश में और यहाँ बेनज़ीर भुट्टो भी आप देख रहे हैं, इतने टेन्योर में एक ही आपको ये नहीं मिलेंगे। तो ये जो है ना ये कुछ जेंडर फैक्टर्स हैं जो कि इनहेरिटेंस कह लें या आप एक कह लें कि गॉड गिफ्टेड हैं, वो आप बिल्ड हो सकता है ओवर टाइम कर सकें, मगर ये कि बहुत कम होता है। उसमें नेटवर्किंग जो मुझे नज़र आता है एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा हाउ यू डील विद द पीपल, देखें ये एक प्रॉब्लम है और रहेगी, और वो ये है कि मेन कैन नॉट कंसिडर वुमेन एज देयर बॉसेस। किसी भी लेवल पे आप चले जाएं, ये एक बड़ा फिनोमेना है। फॉर एग्जांपल लेबर तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करती कि एक औरत जो है वो उनके ऊपर आके बैठे, ये आप बेहतर जानते होंगे। सुपरवाइजर्स चाहे नीचे सारी औरतें हों, कभी औरत सुपरवाइज़र जो है वो बहुत कम नज़र आएगी। और एक्सेप्टेंस नहीं है ना। तो एक ये फैक्टर है, इस वजह से जो टॉप तक जाते हैं वो प्रॉबेबली मेन जाते हैं। दिस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स। क्यों है ये कल्चर? दिस कल्चर एक्चुअली इट स्टार्ट्स विद द फैक्ट दैट हर्डल्स बहुत ज़्यादा, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा होती है इन अ वुमेन्स लाइफ इन टर्म्स ऑफ अ करियर। हमने अभी बात की थी एकेडेमिया के ऊपर कि वो एक्सेल करती हैं, और यूजुअली अगर आप देखें राइट आफ्टर एकेडेमिया एकदम से उनका ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले तो जी डिग्री करते शादी कराने की पड़ जाती है ना, तो वो भी तो शादी के ह्यूज मेजॉरिटी हमारी सोसाइटी के अंदर, ये पूरे दुनिया में ज़रूरी नहीं है, इट्स एवरीवेयर, बट हमारे सोसाइटी में देयर इज़ अ वेरी लार्ज बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक लड़की के शोल्डर्स पर वैसे ही डाले जाता है, राइट। और हम फोकस के बारे में बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हम इतनी सारे फोकस जब आपका बढ़ जाता है ना, तो आपकी जो डिलीवरी, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती ही होती है। और मैंने इंक्रेडिबली ब्रिलियंट वुमेन उनको स्टडी किया, उनके साथ काम किया है, और वो मैंने देखा है कि जब तक उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम घर पे नहीं है ना, तब तक उनके लिए बड़ा मुश्किल है बाहर निकल कर ये काम करना। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बात बहुत एक अच्छी की थी कि नेटवर्किंग इज़ समथिंग दैट वेमेन डोंट इंडल्ज इन। हम भी जब हम निकलते हैं, अब तो काटी में हैं तो आपको पता होगा ये चीज़ इज़ मेजॉरिटी मेल, एंड उस एनवायरनमेंट के अंदर वेमेन फील वेरी इंटिमिडेटेड, वो आना ही नहीं चाहती हैं। अब वो ब्रिलियंट होंगी, ज़बरदस्त होंगी, बट कोई देखेगा नहीं उनके टैलेंट, कोई देखेगा। अब क्योंकि उनकी एक्सपोजर नहीं हो रही, तो वो जो स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चाहिए ऊपर जाने को, अप द फनल, वो नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है ज़ैनब, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा अपनी बात में कि हमारे यहाँ एक और भी इशू है कि ज़्यादा खातून कोई आउटस्पोकन होगी, नेटवर्किंग में स्ट्रांग होगी, इधर उधर ये वो, तो उसको जी आप वो टैग लगा देंगे तो ऐसी है तो वैसी है, तो उसको जो है ना आप बिल्कुल ही ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। तो भाई ये जो मैं थोड़ा सा डिफर करूँगी, ये है ऐसा या नहीं है? टैग्स लगते हैं मगर वो आदमियों पे भी लगते हैं, बिकॉज इट्स योर ओन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, तो वो आदमियों पे भी लगते हैं। मतलब ये नहीं है कि खाली औरतों पे लगे। तो आपने सर्टिफिकेट दिया ना, तो मर्द तो है ही ऐसा नहीं, हमारे माशरे में तो ये सर्टिफिकेट दिया है, आप अग्री करते? नहीं, देखें मर्द हो या औरत हो, इसके अंदर जो है वो मतलब आप किसी को लेबल जो है वो नहीं कर सकते। जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट द टैलेंट, ठीक है ना, तो टैलेंट के अंदर जो है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल। अगर आप बिगर कॉर्पोरेट सेटअप के अंदर देखें, जहाँ पे देयर आर सर्टेन सीईओ जो फीमेल सीईओज भी हैं, वेरी एम्पावर्ड,
बहुत सारी सी स्वीट के अंदर जो है फीमेल्स हैं इस वक्त काम कर रही हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, दे आर वेरी एम्पावर्ड और एक इंक्लूसिविटी का कल्चर जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी हम जैसे बात कर रहे थे जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, इसके ऊपर ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी सर्वे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कर रहा है, अभी जो 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो ग्लोबल स्कोर है वो 68.4 है, ठीक है। लास्ट ईयर इट वाज 68.1, तो 0.3% जो है ना इंप्रूव किया है इसने। अच्छा, मैं थोड़ा सा 3 कंट्रीज हैं जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, तो एक थोड़ा सा मैं कंपैरिजन बताऊं। पाकिस्तान इस वक्त 142 रैंक के ऊपर है आउट ऑफ 146 कंट्रीज, ठीक है। इंडिया जो है वो 127 के ऊपर है, लास्ट ईयर इट वाज 135। बांग्लादेश सरप्राइजिंगली उसका जो रैंक है 59 है, 59। दैट मीन्स के कंट्रीज़ अगर आप ग्लोबल मैप पे देखें तो इस फैक्ट को आप जो है ना डिनाई नहीं कर सकते, ये डिस्पैरिटी है ग्लोबली। जैसे माहीन कह रही थी, इस चीज़ को आप 100% रूल आउट नहीं कर सकते, ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, इट डज एग्जिस्ट, ग्लोबली जो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो डेफिनेटली 142 आउट ऑफ 156 आपको अंदाज़ा आप लगा सकती हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो है वो शिकार है ग्लोबल, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेटिंग की ना, एक ख़ास दुनिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इससे बाहर निकल के भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो एम्प्लॉयड हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स आपके हैं, और बहुत सारी इस तरह की छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके इतने नाम नहीं होंगे, लेकिन वहाँ डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट जो है सुनने में आती हैं, क्या कर रही होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो इतनी काउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिन जो अपनी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं करती। तो यहाँ पे ज़ाहिर है थोड़ा सा हमें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिजनेस वुमेन जो है वो अब हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि अब ख़वातीन बिज़नेस की तरफ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और उसमें उनका वो एक्सेल भी कर रही हैं, बड़े बड़े इदारों में बड़े बड़े ओहदों पर नज़र आ रही हैं। तो उसमें इनका जो कंट्रीब्यूशन है उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं। साथ हम घर भी लेके चल रहे हैं, दीगर इश्यूज भी साथ हैं, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, तो ये सारे चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं हर्डल करते हैं, लेकिन ये लोगों को नज़र नहीं आ रहे होते कि यार ये कैसे मैनेजेबल होगा ये चीज़ों का। मतलब बीइंग एन HR पर्सन किस हद तक सपोर्टिव होना पड़ता है आपको कि अगर आप एक फीमेल एम्प्लॉय रखोगे तो आपको उसको मैटरनिटी लीव्स भी देना है, आपको जो है वो उसके बच्चों की अगर बीमार है तो वो मर्द तो आ जाएगा, बच्चा घर में बीमार है लेकिन औरत नहीं आएगी क्योंकि उसके साथ इश्यूज हैं। तो हम ये समझ रहे हैं खवातीन को रख के सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक HR वाला एक जो है ना बॉसी पोजीशन पे जान रहे होते हैं कि इनको किस हद तक फैसिलिटेट भी आपको करना पड़ रहा है, जिसमें इदारे की बहुत जान जा रही होती है कि यार अभी फिर छुट्टियाँ चाहिए, अभी फिर चीज़ें चाहिए। तो ये है एक चीज़। देखिए, इसमें मैं अपनी मिसाल दूं कि हमारे साथ देयर वाज एन एम्प्लॉय जो करियर ब्रेक उन्होंने लिया था, शादी उनकी हो गई थी, सारे फैमिली को टाइम देना था। तो हमने जब वो गई तो हमने कहा था कि व्हेनेवर यू वांट टू कम बैक तो डू लेट अस नो, जब भी आपको आना आप ज्वाइन कीजिएगा। तो शादी के 2-3 साल के बाद उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आई वुड लाइक टू ज्वाइन, तो हमने उनको हायर किया, उनका एक बेबी भी था। तो ये वाली चीज़ है कि ठीक है, आप जो है इनकरेज करें वुमेन को कि वो आएँ वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो काम करें, और डेफिनेटली ये एक जो इश्यूज़ हैं वो कोई मतलब इश्यूज़ नहीं है, ये यू हैव टू इंक्लूड देम इन योर कॉर्पोरेट सेटिंग ना, कि अगर मैटरनिटी लीव्स पे जाना है तो जाना है, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम डूइंग दिस। तो वो चीज़ आपको अपने कल्चर में बिल्ट इन करनी होगी कि आपका जो है वो कल्चर जो है वो क्या है। प्लस जब हम स्पेशली फीमेल को एम्प्लॉय करते हैं, देखिए एक बड़ा जो इशू आता है पेरेंट्स के लिए, जब वो अपनी बेटियों को भेजते हैं वो कहते हैं कि कितनी दूर है ऑफिस, क्या पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, वरना ट्रांसपोर्टेशन के क्या इश्यूज़ होंगे। तो फार्मा के अंदर जैसे उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फार्मास्यूटिकल फीमेल एम्प्लॉइज़ को स्पेशली पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देती हैं। हमारी जो वर्कर्स हैं, नॉन मैनेजमेंट स्टाफ हैं, उनको भी जो है पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये नहीं है, तभी वहाँ पे ख़वातीन काम कर रही होती हैं और बहुत स्ट्रगल कर रही होती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इट्स अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सेटिंग, जो सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जिस तरह FMCG, फार्मा, इनके अंदर है बहुत सारे इस तरह के सेक्टर्स हैं। मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा, थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा। वहाँ पे ऑल्दो के उनके बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बड़े कॉर्पोरेट जॉइंट्स हैं, लेकिन वो हेल्दी इन्वायरमेंट या सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते। इसका रीज़न क्या होता है कि जो टॉप पे जो आपके बोर्ड हैं या टॉप मैनेजमेंट है, उनका माइंडसेट जो है वो इस तरह का नहीं है, क्योंकि कल्चर इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो जब कल्चर जो है वो ड्राइव होता है टॉप से, तो टॉप के ऊपर अगर जैसे इन्होंने कहा कि बोर्ड के अंदर जो है वो फीमेल इंक्लूजन भी, जो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें मैंडेटरी है कि 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो फीमेल हों। तो इसका मतलब ये है कि वो इंक्लूसिविटी के अंदर वो इन सब चीज़ों को देखेंगी कि कंपनी के अंदर कोई जेंडर बाइसनेस तो नहीं हो रही, उसको इंश्योर करेंगी। तो लेकिन ये ऐसा किस हद तक है जो बात अब ये कर रहे हैं मुगीस साहब, किस हद तक है कि आप बड़ी बड़ी कंपनी से आप ज़ाहिर आप
मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस और लोगों के साथ बैठती हैं, देखती हैं क्लोजली, तो क्या वाकई ऐसा है? हम देख रहे हैं चेंजिंग, लेकिन अभी इंक्लूजन है उस तरह? बहुत चेंज होने की ज़रूरत है। एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हमारे पास वो इकोसिस्टम नहीं है जो वुमेन को प्रॉपरली इंक्लूड करे। आप ये देखिए कि वुमेन जो है वो अपने बिजनेस की तरफ ज़्यादा क्यों जा रही हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा वर्ड होता है वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, अब ये एक इनहेरेंट नेचर है, एक इनहेरेंट चीज़ है कि जो एक माँ है वो एक बाप नहीं है, और ये कुदरती है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, और जैसे उन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट रेज़ किया कि ये इश्यूज़ नहीं है, ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। आप उस वर्क फोर्स को इन टोटलिटी एज अ होल लें, हमें एज अ इकोसिस्टम उसको डेवलप करना है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन यहाँ पर ये कि जहाँ पर ये नहीं हो रहा वहाँ पर हम ये कह रहे हैं ना, खवातीन छोड़ जाती हैं, तो आप उनको वो पार्ट बनने ही नहीं दे पा रहे ना। आप उनको जरा से थोड़े अरसे की सपोर्ट सिस्टम नहीं दे पाते, उनको फिर बाहर होना इसमें ना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल आता है, और कॉर्पोरेट्स का भी बहुत रोल आता है। आपके पास पर आवर लेबर नहीं है। पर आवर लेबर का, आर्ली लेबर पूरी दुनिया भर में पर आवर का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में नहीं है, ना आने दिया जाता है फॉर वट एवर रीजन्स। उसके बाद फिर आपके पास जो है ना हरासमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर पिछले कुछ सालों में बहुत काम हुआ, लेकिन अब फिर जो है मामले बराबर हैं। फिर आपके पास डे केयर सेंटर्स नहीं हैं, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आपके पास जो इंक्लूजन के लिए फैक्टर्स और एलिमेंट्स हैं दे आर प्रैक्टिकली एब्सेंट। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ने, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बनाए हुए हैं डे केयर सेंटर्स, कुछ मल्टीनेशनल्स ने बनाए हुए हैं डे केयर सेंटर्स, बट यू नो दे हैव टू स्प्रिंग आउट एज अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। लेकिन वो भी 100 में से कोई एक ही होगा, रेशो ये भी नहीं है कि 100 में से 10 हों। बिल्कुल। उसके बाद फिर हम अब जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे एज अ वॉलंटियर मैं वुमेन को बिजनेस से स्टार्ट करवा रही हूँ, तो मैं उनमें ये देख रही हूँ कि जी वो ज़्यादातर ऑनलाइन हो, ताकि उनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मैनेज हो जाए। बहुत सारी बच्चियां जो अपने घरों के अंदर काम कर रही हैं, तो हम उनको वेबसाइट्स लगवा के देते हैं कि बेटा अगर आप घर में साबुन बना रही हो तो आप साबुन भी ऑनलाइन बेच सकते हो। आप अपने ड्रेसेस बना रहे हो, आप ऑनलाइन टेलरिंग शॉप खोलें, ऑनलाइन खाने पीने का बिजनेस कर लें। बिकॉज नाउ उनको मैं ये समझाती हूँ कि जी अब आपकी जो शॉप है ना वो ये इस कंप्यूटर में बंद है। यू डोंट हैव टू हैव अ फिजिकल शॉप। फिर आपके पास सप्लाई का सिस्टम है, आपके पास बाइकिया है, आपके पास दूसरे इस तरीके के स्टार्टअप्स हैं विच कैन हेल्प यू विद द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो एक इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है ग्रेजुअली, लेकिन ये है कि अगर हम इसको बहुत सीरियसली देखें और इसकी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम करें तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा वुमेन इंक्लूजन के लिए। ऐसा भी है कि टॉप पोजीशंस की हम डिस्कशन कर रहे थे ना, कि बहुत सारे लोगों को रूल आउट इसी वजह से भी होना पड़ता है कि जो बात माहिन करी है कि डे केयर्स नहीं है, बेसिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, या जो है वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, उस पर ज़रा सा आपने, जैसे उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आप 2-3 साल बाद भी आ जाए, तो उन्होंने वेलकम किया। लेकिन ऐसा कितनी जगह है, बहुत कम जगह ना। अब ग्रो इंसान तभी करता है 8, 10, 12 साल के बाद ही कोई इंसान अच्छी बड़ी पोजीशन पे जाके बैठेगा, कोई CEO होगा, कोई अच्छी। तो ये हर्डल्स हैं जो ख़वातीन को फेस करना पड़ते हैं, इसी वजह से वो पोजीशंस पे हमें नज़र नहीं आती हैं ज़ैनब। हाँ, दैट इज़ वेरी ट्रू। बट अब क्योंकि DEI का जो स्पेस है ना, ये जो डाइवर्सिटी इंक्लूजन एक्विटी, ये काफ़ी बड़े लेवल पे आना शुरू हो गया इस साल। पहले था, इट एग्जिस्टेड फॉर द लास्ट 10 years, बट नॉट मैनी कंपनीज वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन इट। सो जब मल्टीनेशनल्स, FMCGs, ये वाले जब इंडस्ट्रीज दे स्टार्ट जंपिंग इनटू सर्टेन ट्रेंड्स, स्पेशली इन द HR साइड, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएगा डिफरेंट इंडस्ट्रीज वो अडॉप्ट करनी शुरू कर देती हैं। सो बेसिकली इट्स गुड कि अभी आपके पास हैं कुछ टॉप कंपनीज जो कि डे केयर सेंटर्स बना रही हैं, अकोमोडेशंस करिए। इसका एक नाम लफ्ज़ है, इट्स कॉल्ड अकोमोडेशंस। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव पीपल विद डिसेबिलिटीज़, उनका एक व्हील चेयर है तो उनकी अकोमोडेशन एक रैंप लगाना होगा। सो फॉर अ वुमन इट इज़ कीपिंग अ डे केयर सेंटर और हैविंग मैटरनिटी लीव, और इवन 2 steps है जो स्वीडन में होता है और फिनलैंड में होता है, पैटर्निटी लीव, मेन आल्सो कम बैक होम। यहाँ पर भी जो है ना वो लॉ तो पास हुआ, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ ना, कि आप 3 माह की जो है वो बाप को भी छुट्टी दें और 3 माह की माँ को भी छुट्टी दें। तो अभी रिसेंटली आई डिलीवर्ड अ चाइल्ड, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा आप छुट्टी ले लीजिए 3 माह की, तो कह रहे पहले तुम तो ले लो 3 माह की छुट्टी। एंड देन सेकेंडली ये कि मैंने कहा भाई ये रूल, ये लॉ है, मैं केस कर दूँगी हमारे ऑफिस से, तो कहने लगे नहीं ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन स्टिल कि इससे कितना एक जो है वो हेल्दी फैमिली, हेल्दी पर्सनालिटीज़ आप जनरेट करते हैं। आप 3 माह की छुट्टी देंगे और 3 साल आपके साथ लॉयल होके काम करेगा, नहीं सर? नॉट जस्ट दैट, फोर्ब्स में एक आर्टिकल निकला था, उसमें बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंसल्टिंग ग्रुप्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने एक काफ़ी बड़ा 8 ममालिक के अंदर रिसर्च किया था इस पे कि
औरतों को ऐड करने से एक कंपनी में कितना फ़र्क पड़ता है, लाइक कि आप इतने पैसे लगा रहे हैं ये सारी चीज़ें करने में। उन्होंने ये देखा 19% इंक्रीज़ होती है रेवेन्यू की। 19% इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी जो कि कंपनी अर्न कर सकती है बाय हैविंग वुमेन ऑन बोर्ड। एंड उसके पीछे एक लॉजिक है कि डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट माइंडसेट्स आ रही हैं तो डिफरेंट solutions to the same problem आती है आपके पास। तो women bring a completely different range of solutions than men do। उनके experiences फ़र्क है। तो उस केस के अंदर ये accommodations करना, उसका जो भी कॉस्ट है ना वो आगे जाके नलीफाई हो जाता है कॉस्ट। ये एक्चुअली इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, ना सिर्फ उस ख़ानदान के लिए पर उस कंपनी के लिए भी। ये सिर्फ accommodations ऐड लॉज आ जाते हैं, इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। जी बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो है ये इस तरह की सिचुएशन के जो है वो लॉज आ जाते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं होते। और बहुत सारे लॉज हैं ऐसे जो ऑन पेपर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उन लॉज की जो है वो नहीं होती। ये एक सेटबैक है पाकिस्तान में। तो ज़ाहिर है ये वी आर ऑल फेसिंग, क्योंकि लॉज तो हैं पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये सिर्फ मतलब नॉट ओनली फॉर द जेंडर इक्वलिटी बल्कि बहुत सारे लॉज जो हैं अगर हम बात करें तो वो सब में यही है। मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं कि थैलीसीमिया के ऊपर जो है वो एक लॉ जो है वो पास हुआ था, थैलीसीमिया माइनर और थैलीसीमिया मेजर। इसके ऊपर एक लॉ पास हुआ था कि जिसमें ये था कि आप शादी से पहले जो है लड़का लड़की दोनों टेस्ट करवाएंगे और निकाह ख्वाह जो है एक फॉर्म फिल करेगा और फॉर्म फिल करके रिपोर्ट लगेगी कि अगर दोनों माइनर हैं तो उनका निकाह मना कर देंगे, क्योंकि जो बेबी बॉर्न होगा वो थैलीसीमिया मेजर बॉर्न हो सकता है। लेकिन ये लॉ इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हुआ ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में। इसमें क्या हो रहा है, इस तरह के लाइकलीहुड स्टिल अभी हैं कि अगर दो माइनर्स हैं तो लाइकलीहुड है कि एक माइनर जो है वो मेजर आपका बेबी जो है वो बॉर्न हो। तो अब लॉ तो है पर वो जो है वो एग्जीक्यूशन उसकी नहीं। इस तरह बहुत सारे लॉज पाकिस्तान के अंदर हैं, वो लॉज बन जाते हैं पर उनकी प्रॉपर जो है वो एग्जीक्यूशन नहीं होती। ये एक अनफॉर्चुनेटली ये एक सैड पार्ट है पाकिस्तान में। अच्छा, इतना बड़ा मसला नहीं है जो हम ये जो चीज़ें कह रहे हैं इनको रेगुलेट कराना है। जैसे हमने अभी एक्सेसिबिलिटी की बात की कि अगर आपके पास कोई माजूर अफराद हैं तो उनके लिए आपने एक रैम्प बना दिया, इतना कोई ज़रा मसला नहीं है, उसको आप कर सकते हैं, एक्सेसिबल कर सकते हैं अपने ऑफिस को, और होने भी चाहिए। और दूसरी बात ये डे केयर की बात ही, आप बीइंग मैनेजर जब प्रोजेक्ट करते हैं चीज़ें, या मैं सभी के आगे सवाल रखूँगी, तो क्या जवाब आता है, क्या इसमें ऐसा डल है? डे केयर बनाने में कौन सा, एक आप केयर टेकर रख दें, एक ट्रेनर रख दें, एक छोटा सा कमरा असाइन कर दें, तो इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन क्यों हमें ये जो है ना वो चेंज नज़र नहीं आ रहा है? इसमें क्या ऐसी चीज़ हर्डल है? लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ कमिटमेंट है, एजुकेशन नहीं है उनको, और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि कोई इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से जो है ना आप करना नहीं चाहते। हाँ, अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी को ये समझा दें कि जी अवेयरनेस दे दें ना उनको कि इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, देन दे डोंट नीड एनी बॉडी टू इम्प्लीमेंट द लॉ, दे विल डू इट देमसेल्व्स। लोग खुद करने को तैयार हैं, मगर क्योंकि हम ये समझते हैं कि जी लॉ जो है ना दैट इज़ अनदर विंडो फॉर करप्शन। अगर आप इसको एनफोर्स कराने की बात करेंगी ना, वो सीधे सीधे आ जाएंगे आपसे फ़ाइन लगाने के लिए कि आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो आपको एजुकेट नहीं करेंगे, अवेयर नहीं करेंगे, राइट? लॉ पे इम्प्लीमेंट करवाने नहीं चाहेंगे, करवाना ही नहीं चाहेंगे, टूल बना लेते हैं, टू अर्न मनी। अगर आप इन सारी चीज़ों को मतलब एक कोई अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, लोगों को अवेयर करें, उनकी बॉटम लाइन के बारे में उनको एजुकेट करें, तो क्यों नहीं करेंगे? सब करेंगे। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जितने भी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले डिजिटलाइज कर लें आप। ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन इंटरेक्शन आप ख़त्म ही कर दीजिए, अपने आप इम्प्लीमेंटेशंस होंगी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो अकाउंटेबिलिटी दोनों एंड्स पे बढ़ेगी, गवर्नमेंट के एंड्स पे भी बढ़ेगी और जो जिनको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब जिनको एक्चुअली प्रैक्टिस करना है, उनके एंड पे भी बढ़ेगी। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चरल चेंज इन अ कंट्री हमें चाहिए। अच्छा, मुझे यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इधर भी बात करेंगे ख़वातीन को फैसिलिटेट करने, ख़वातीन को हमने तो बात की, लेकिन मर्द हजरात चूँकि उमूमन उनका तासुर अब ये नज़र आता है नई नस्ल में, नई चीज़ों में कि जी ख़वातीन को प्रेफरेंस, तो इस तासुर को कैसे ख़त्म करना है? अब उनका भी मुद्दा लड़ना पड़ेगा, मर्दों का भी, उनको भी फैसिलिटेट करना है, उन्हें भी नौकरियों पर रखवाना है। तो इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून्ड।
सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है जनाब के ख़वातीन और जो मर्द हैं क्या उनको काम करने में या हायर होने में तफरीक का सामना करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, डिफ्रेंसिएशन है नहीं है, कोई एक एज हासिल है नहीं है। ख़वातीन की तो हमने बात की है, लेकिन जो है हम मर्द हजरात की भी बात करेंगे कि उमूमन जो तासुर है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है अब उनके लिए भी, क्योंकि उमूमन लोगों के अंदर से मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है कि एक नौकरी, दूसरी नौकरी, तीसरी नौकरी नहीं मिली तो जनाब वो कहेंगे कि बस अब तो मुझे नौकरी नहीं मिल सकती और मैं कुछ नहीं कर सकता और लड़कियों को रख लेते हैं, और ये चीज़ें हमारे यहाँ उमूमन ऐसे बातें सुनने में आती हैं। तो उनके लिए उनका मोराल कैसे बूस्ट किया जा सकता है, उनकी मोटिवेशन के लिए आप लोग क्या कहेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोग मद्देनज़र रखते हैं हायर करते में, चीज़ें करते में? जी जान। आई थिंक सबसे पहले पाकिस्तान में अगर आप देखा जाए इन्फ्लुएंस जॉब लेना एनी स्पेस, आप नोटिस करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत दफ़ा मैंने ये देखा है कि लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत लैक करती हैं, उनकी कैपेबिलिटी सब कुछ है, कम्युनिकेशंस की वजह से उनको काम नहीं मिलता, और ये बहुत एक कॉमन मैंने एक सिचुएशन देखा है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स ये इफ़ वी कैन टेक द वुमेन इवन आउट ऑफ द सिचुएशन, अगर दो लोग हैं उनमें से दोनों के वही ग्रेड्स हैं, वही एक्सपीरियंस है, मगर एक के कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और ये स्कोर बहुत ज़्यादा ऊंचा है और दूसरे का नहीं है, तो वो 100% पहले वाले पिक किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट पीपल आर लुकिंग फॉर। सो दूसरा, जैसे कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की ना, तो कम्युनिकेशन से हम टैग कर देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, जो कि बिल्कुल गलत है। कम्युनिकेशन डज नॉट मीन कि आपको मतलब इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब ठीक है एक हद तक आनी चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन से मुराद इंग्लिश नहीं होती। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन आप किसी भी फॉर्म में जो है कर लेते हैं। देयर आर सर्टेन जॉब्स जहाँ पे मैंडेटरी जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको एक इंग्लिश की राइटिंग, आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग पावर आपकी होनी चाहिए। लेकिन देयर आर सो मेनी जॉब्स, खासतौर पे टेक्निकल जॉब्स जो हैं उनमें ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो है ना इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो, आपके टेक्निकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो अगर आप इसको इन चीज़ पैरामीटर्स को बेस बनाते हुए किसी कैंडिडेट को अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो फिर जो है दैट वुड बी रॉन्ग। और एक और चीज़ यहाँ पर ज़रूर इस्टेब्लिश करूँगी, देखें आप जब टेक्निकल जॉब्स की हम बात करते हैं या टेक्निकलिटीज़ हो, स्किल बेस्ड जो जॉब्स हैं उनमें सब में लड़के ही बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आप कंप्यूटर रिलेटेड जो नौकरियां हैं, आईटी रिलेटेड जो हैं, इंजीनियरिंग में अब कुछ खवातीन हम देख रहे हैं, लेकिन एक हद तक ये शोबा सिर्फ लड़कों ने झंडा संभाला हुआ था कि हम ही इंजीनियरिंग करेंगे, तो आप डिफरेंट नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ प्रोजेक्शन का मामला है माहिन, ऐसा नॉर्मल लाइफ में आप प्रोजेक्शन करेंगे। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट डायमेंशन ऐड कर दूँ। हमने अब तक नौकरियों की बात करी। मेरे पास जो भी आता है, अब मैं उस बच्चे को कह रही हूँ बेटा अपना स्टार्टअप लगाओ, अपनी तुम नौकरी देने वाले बनो बजाय नौकरी लेने वाले के। तो अब हम एक डिफरेंट डायमेंशन की तरफ चले गए। और मेरे ऑफिस में मज़ेदार चीज़ ये है कि जो भी अच्छा बच्चा आता है मेरे अपने ऑफिस में, कुछ अर्से बाद मेरी कोशिश होती है मैं उसका कारोबार शुरू करवा दूँ, बिकॉज वी नीड एंटरप्रेन्योर्स, वी डोंट नीड जॉब सीकर्स नाउ। क्योंकि अब जॉब मार्केट इतनी, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, ऑन ग्राउंड देखें, जॉब मार्केट इतनी स्लगिश है, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे से अक्सर सवाल भी ये होता है कि ये कैसे चलेंगे जब आपके एग्जिस्टिंग इतने स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चल जाएंगे बिकॉज ये स्टार्टअप्स हैं, ये इनोवेटिव हैं, ये इनोवेशन के साथ हैं, ये एक नई चीज़ लेकर आते हैं। और मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स अब माशाल्लाह हम फैसिलिटेट करना शुरू हो गए इन बच्चों को कि अब ये चलना शुरू हो गए। अच्छा, अगर नहीं भी चलते, डजेंट मैटर, देन दीज चिल्ड्रन दे बिकम वेरी हाई जॉब सीकर्स। मतलब ये बहुत अच्छी कंपनियों में, बहुत अच्छी पोजीशंस पे, क्योंकि वो इतने मंच चुके होते हैं, उनमें इतना एक्सपीरियंस होता है। जो आप कह रही हैं ना कि परसेप्शन ये नहीं है लड़कों का या लड़कियों का, परसेप्शन नहीं है, परसेप्शन उसका है जो कितना स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी के साथ खड़े होके अपनी आपको प्रोजेक्ट, जैसे इन्होंने कहा, कम्युनिकेट कर लेता है कि उसको फ़ौरन वहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, जब ये स्टार्टअप फेल भी हो जाता है ना, इनमें इतना तजर्बा आ जाता है कि ये किसी भी अच्छी पोजीशन पे स्टैंड आउट कर जाते हैं। तो ये एक बहुत इनके लिए यूनिक एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, कुछ क्रॉनिक फेलियर्स होते हैं जो फेल हो के अल्टीमेटली अपना बिजनेस सक्सेसफुल कर लेते हैं। तो अब हम जो काम कर रहे हैं, मतलब पर्सनली भी, काटी के प्लेटफॉर्म से भी, वो मैं इन बच्चों को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ इनटू एंटरप्रेन्योर्स। फुल मेरी एफर्ट्स हो रही हैं कि इनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाएं, जॉब्स का माइंड इनका हटाएं,
उसमें मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि है ना हमें तो सिर्फ टेक्निकल आता है, आप बताएं हम बिज़नेस कैसे करें। फिर मैं कोशिश करती हूँ उनकी टीम्स बनाऊँ, क्योंकि कुछ बिज़नेस वाले स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स आते हैं जिनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं होती, तो हम उनकी मैनेजमेंट होती हैं बिल्कुल, हम उनकी टीम्स बनाते हैं और मैनेजमेंट को और टेक्निकल को कंबाइन करके हम उनको जो है ना कोशिश करते हैं। ऐसे मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुए हैं जिसमें मैंने बच्चों की टीम्स बनाई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ दे आर डूइंग समथिंग। हाँ, बेरोजगार नहीं है, बहुत चीज़ अब एक्टिव हो गई है ना कि आप लोग अब जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अपने बिजनेस की तरफ जाएं, स्किल की तरफ जाएं। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ट्रेनर्स आ गए हैं जो इस तरह से बात कर रहे होते हैं। एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अलीज़ा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम। अलीज़ा, क्या सवाल करना चाहती हैं? अलीज़ा, मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स का जिक्र किया जा रहा था कि किसी लाइक आगे बढ़ने के लिए आपको जॉब जॉब हासिल करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये। मैं पूछना चाह रही थी कि इसके साथ साथ अगर हमें ये भी बता दिया जाए कि एक लड़की और लड़के के एंड पे एक फिजिकल अपीयरेंस जो है लाइक जो पर्सनालिटी है वो किस हद तक बेहतर की जा सकती है टू गेट अ गुड जॉब, और किस तरह की होनी चाहिए। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो बहुत ही जरूरी है। मैं तो कहती हूँ जो भी नौकरी करने आए भाई तमीज से आए, अपने आप को पहले लड़का हो या लड़की हाउ टू कैरी योरसेल्फ। यस, क्योंकि ये मैंने देखे हैं कि इस तरह के कैंडिडेट जब वो व्हेन दे फर्स्ट इंटर ना, तो देखिए बड़ी मजे की बात होती है जब एज एन इंटरव्यूअर ना आपको बहुत सारी बायसनेस को हटाना पड़ता है। इफ समबडी इंटर्स इन योर रूम तो आप उसको जजमेंटल नहीं होना आपको कि ठीक है उसकी अपीयरेंस जो है ना ठीक नहीं है, आपको थोड़ी सी लगी, उसके एक नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, लेकिन जब आप उससे बैठ के बात करेंगे तो सम टाइम इट हैपेंस कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं कि ये देखने में तो नहीं लग रहा था, लेकिन जो है इसकी टेक्निकल स्किल, द वे ही स्पीक्स और वो जो है ना किस तरह से बात कर रहा है वो बहुत आपको इंप्रेसिव होता है। अच्छा, उसके अंदर जो है ना कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं, आप ये देखेंगे हो सकता है जब आप इंटरव्यू करते हैं ना देन यू गॉट टू नो कि वो बेचारा किस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने ऊपर लगा सके वो पैसे। तो आप अगर खाली इस चीज के ऊपर उसको रिजेक्ट कर देंगे तो ज्यादती होगी। तो इसीलिए इंटरव्यू के अंदर जो बाइसनेस है, जजमेंट आपको नहीं होना होता जजमेंटल, तो आप उससे मिलें, उससे देखें। उसके बाद अगर आपको एस्टैब्लिश हो जाए कि ठीक है जी टेक्निकल स्किल्स भी नहीं है, कैरी भी नहीं कर रहा अपने आप को इन ऑल तमाम पैरामीटर्स में, जो है वो इस तरह की सिचुएशन है, इन दैट केस फिर आप उसको डेफिनेटली बेस्ड ऑन मेरिट आप रिजेक्ट कर सकते हैं। जी ज़ैनब, आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, आई वाज एक्चुअली आई टोटली एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग, एंड पर्सनल डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये देखें कि वी आर अ वेरी सरफेस लेवल नेशन, हम बहुत सरफेस लेवल पे चीज़ों को देखते हैं, हम बहुत डेप्थ में गहराई में चीज़ों में जाते नहीं हैं। तो अगर आपके सरफेस लेवल ही साफ़ सुथरा हो, आप सही तरीके से बात कर रहे हैं, कपड़े आपके सही हैं, इन्होंने जो बात की है देयर आर सर्टन सिचुएशंस, ये बैंकिंग इंडस्ट्री मैंने देखा है तो बहुत क्लियर कट ड्रेस कोड है और वो एक सर्टन स्टाइल पे आपने जाना है, सर्टन ग्रूमिंग होती है। तो मेरे पास कई दफ़ा लोग आए हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास पैसे ना हो, अगर हमारे इतनी इन्फ्लेशन के अंदर हमारे पास कुछ बचत नहीं हो रही, हमारे अगर 5 बच्चे हैं तो हम क्या करें। तो ऑब्वियसली उसके भी जुगाड़ होते हैं, हमारे तो वी नो ऑल ऑफ दोज शॉर्टकट्स उसके भी होते हैं, बट जस्ट हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टाइल, हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइजीन एंड हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक, जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स बात करती हूँ, आई डोंट जस्ट टॉक अबाउट, जैसे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इट्स नॉट जस्ट लैंग्वेज, आप किस तरह बैठे हुए बात करें, नॉन वर्बल क्यूज़ क्या है, आप किस तरीके से अपने पोजीशन की, अपनी पूरी आर्ग्यूमेंट को, ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम टुगेदर टू क्रिएट एन इम्प्रेशन। और वही जो कहते हैं ना, पहला इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो ना बहुत बड़ा कोई ब्रांडेड जोड़ा पहन के जाएंगे तभी आप जो ना वो अच्छे लगेंगे। एब्सोल्युटली, एटलीस्ट यू हैव टू बी नीट एंड क्लीन। आप पुराना जोड़ा पहन जाएं, इस्त्री करके जाएं, अच्छा नीट एंड क्लीन जाएं, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें। आप ज़रूरी नहीं है आप हर दफ़ा एक नया जूता पहन के जाएं, पुराने जूते को भाई साफ करके पहन जाए। लेकिन कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट जो है ना वो आप कहते हैं ये आपका एक ऐसा आउटफिट है जो आप बहुत सारी चीज़ों को शिकस्त दे देते हैं। तो कॉन्फिडेंस इज समथिंग कि जो आपके अंदर बिल्ड करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों में तो इंटरव्यू का सुनते हैं हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। बिल्कुल। अब वो चाहे वो लड़कियां हाथ ठंडे हो रहे हैं चाहे वो लड़के हो। कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते आप अपनी जो है ना एग्जैक्टली। हाँ, और काम में बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए मैं कहूँगी इंटरव्यू करना जो है ना इट्स एन स्किल, ये स्किल है। इट्स नॉट दैट कि आप किसी को सामने बिठाया, आपने उससे पूछ लिया, आपको जो समझ में आया, आपको बाज़ दफ़ा प्रोब करना होता है। आपको प्रोब करके इवेल्युएट करना होता है कि उसके टेक्निकल स्किल्स हैं किस तरह के, या उसके अंदर स्किल सेट है, कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं इसकी वजह से वो नहीं आपको खुल के बता रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के अंदर इवेल्युएट करनी होती है, फिर आप हायरिंग डिसीजन जो है वो लेते हैं। तो इट्स वेरी टेक्निकल जॉब। अच्छा, एक और चीज़ हम आएंगे, ये भी हमारे यहाँ है कि किसी ने कुछ बहुत अच्छा कर लिया
या किसी को कोई किसी खातून को ख़ास तौर पर अवार्ड मिल गया, रिकग्निशन मिल गई या किसी भी तरह स्टैंड आउट हो गई, तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें मिल गया, ये चीज़ हमारे यहाँ फेस करने को मिलती है। उसके पीछे वो जितनी भी स्ट्रगल करती आ रही है, आपने कहा कि बिगिनर लेवल से अगर हम अपने करियर्स के अंदर देख लें और जब को उसको रिकग्निशन मिल जाए तो बहुत आसानी से कह देते हैं तुम क्योंकि लड़की हो इसलिए तुम्हें ऐसे जो कमेंट्स पास करने होते हैं ना, वो किसी भी मौके पे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसी के ऊपर भी पास कर देते हैं। बंदे को जवाब देना आना चाहिए या इग्नोर करना आना चाहिए। तो आई मीन आई डोंट थिंक सो कि ये वो कमेंट्स हैं जिनको हमें बैठ के डिस्कस करना चाहिए। इधर से सुने उधर से निकालें, जो करना है आपने करें। एट द एंड ऑफ द डे what you deliver is your output. That is something which should be commented on. उसके लिए आप हाँ अपने eyes and ears open रखें कि मेरी डिलीवरेबल के ऊपर क्या बात हुई, मुझे उसको कैसे इम्प्रूव करना है, या वो बहुत अच्छा था तो लेट मी फील द प्राइड, whatever। आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ये वाले कमेंट्स के ऊपर मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई ध्यान दें, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों पे नहीं, ये लड़कों पे भी आते हैं, ये आपके जेंडर पे नहीं, आपके कलर पे भी आते हैं, ये आपके ड्रेसिंग पे भी आते हैं, आपकी ज़ात पे भी आते हैं। तो यू डोंट रियली हैव टू वेस्ट टाइम ऑन डिस्कसिंग और थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। इधर से सुनो उधर से निकालो, आगे बढ़ो। बिल्कुल इम्प्रूव एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि क्रिटिक्स जो है ना वो मेल और फीमेल दोनों के ऊपर होते हैं। जब आप करियर लेडर पे चढ़ रहे होते हैं तो आपकी अगर प्रमोशंस हो रही हैं और जिन लोगों की नहीं हो पा रही किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो एक सेगमेंट होता है, वो एक ग्रुप होता है, वो कहते हैं कि ठीक है जी ये रीज़न है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं, और मतलब वो कभी होल हार्टेडली आपके काम को एक्नॉलेज नहीं करते। ठीक है ना, वो एक फैक्टर होता है, जेलिसी फैक्टर आपका आता है। तो जैसे इन्होंने कहा माहीन ने कि वो आपको टैकल करना है सिचुएशन, उस वक्त आपको यू हैव टू फेस द म्यूजिक। जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिलते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ऐसे ऐसे कमेंट्स मिल रहे होते हैं कि किसी साहब ने ये कहा, किसी साहब ने ये कहा, सामने वो आपके साथ बहुत अच्छे होंगे लेकिन आपको इस तरह के रिमार्क्स मिल रहे होंगे। अब एक तो रिएक्टिव अप्रोच है कि आप जाके करना शुरू कर दें, उनसे बहस करें, तो वो सही नहीं है, इसको इग्नोर करना चाहिए। और कुछ टाइम के बाद वो सब डाइल्यूट हो जाते हैं और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ये बात बताती है कि ठीक है जी यू आर प्रमोटेड राइटली और यू डिजर्व दिस। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल सही बात है कि आप इग्नोर का बटन दबाएं और आगे निकलें। हम भी यहाँ पर वक्फे का बटन दबाते हैं और आगे निकल के फिर वापस आएंगे। कम बैक इन सिटी एट 10। तो हम बात कर रहे हैं कि आप कभी भी अपनी नौकरियों में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं, हमने जेंडर जो वो है इक्विटी उसके हवाले से बात हो रही है। तो साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि आप सब लोग डिफरेंट शोबों से वाबस्ता हैं, डिफरेंट पोजीशंस पर हैं, ट्रेनर्स हैं, लोगों को चीज़ें सिखा रहे हैं, मैनेजर्स हैं। अब जो लोग नए आ रहे हैं उन्हें अपने अंदर किन चीज़ों को पैदा करना है, किन चीज़ों को पॉलिश करना है कि वो आ सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी प्रोफेशन हो, चाहे वो कोई से भी बिजनेसेस हों, किस तरह से होगा ज़रा। क्योंकि जो नया बच्चा आ रहा है, नई बच्ची आ रही है, उसको इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपने अंदर पैदा करना चाहिए इस वक्त? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जो अभी बात की थी कि रिस्पॉन्सिव लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये एक नॉर्मल तरीका है आपका। उससे आपने थोड़ा सा अपने आप को एलिवेट करना है और आपने कोशिश करनी है कि आप हर सिचुएशन में काम हो, हर सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख सकें। पेशेंस भी बहुत मैटर करता है, इमोशंस कंट्रोल बहुत मैटर करता है। अगर आप काम करने निकले तो नहीं आता हो। 70% आपके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इसी पे होती है कि अगर आप चुप करके थोड़ी देर बैठ सकते हैं और दूसरों को अपनी भड़ास निकालनी दे देते हैं, सो इट रियली चेंजेस द डायनामिक ऑफ द सिचुएशन। पहली तो चीज़ ये है कि पेशेंस। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ एज ए नेशन ओवर 35-40 ईयर्स हमने एक पैदा किया है विन लूज सिचुएशन, कि मैं जीतूं आप हारें। किसी तरीके से आपने विन विन सिचुएशन की तरफ आना है। ये नया जो जनरेशन है ना, ये नया जनरेशन सोशल मीडिया पे पैदा हुआ है, राइट? सो दिस दे हैव अ टोटली डिफरेंट डायनामिक। इनकी सोच बिल्कुल फ़र्क है और उनको ये इंकरेज करना चाहिए कि जो हमारी बुरी आदतें हैं ना पास्ट की, वो कैरी फॉरवर्ड ना करें। अब जैसे जो आपने बात की है कि अगर कोई लड़की है, उसको कोई कुछ अचीव किया है तो उस पर लोग कहते हैं ये लड़की है इसलिए उसको मिला है। ये हमने देखा है शर्मीन उबैद चुनाई के टाइम पे, ये हमने देखा हमारे काफ़ी बड़े बड़े नाम जो द ग्रैमीज़ भी जीत कर आई है अभी एक हमारी, तो बड़े बड़े इदारों में जाके अवार्ड्स जीत कर आई हैं हमारी औरतों, और उस पर उनको बताया गया है। तो उनको यही सिखाना है कि देखिए ये होगा, सही, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर थिंग एंड यू हैव टू टेक इट एंड मूव फॉरवर्ड। एंड द लास्ट थिंग आई वुड से स्ट्रैटेजी, ये इस पे फोकस नहीं किया जाता है। स्ट्रैटेजी एक ऐसी टूल है जो अपनी ज़िंदगी में अगर आप अप्लाई करें तो आपके रिलेशनशिप्स, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ बेहतर तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। यू कैन गो फर्दर इन लाइफ बेटर।
क्योंकि आप ऑब्जेक्टिवली अपनी ज़िंदगी को प्लान करके आगे लेकर जा रहे हैं, अपने गोल सेटिंग करके, यू फोकस एंड यू मूव फॉरवर्ड। तो ये ज़रूर डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे। जी मोहन साहब, देखिए जो भी न्यू एंट्रेंस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं वो दो तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। एक वो लोग होते हैं जो मोस्टली ज़ाहिर है जिनको अपना ब्रेड अर्नर्स होते हैं, अपने घर को चलाना होता है। जब वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं कि ठीक है जी मुझे जॉब तो करनी है। कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो शौकिया जॉब कर रहे होते हैं, या ठीक है जी उनको किचन एक्सपेंस रन नहीं करना होता। अगर कोई इशू आता है वो अपने घर में अपने फैमिली से डिस्कस करते हैं, उनकी फैमिली कहती है छोड़ दो, छोड़ दो, करने की जरूरत ठीक है ना, ज़रूरत नहीं है। यहाँ वो गलती करते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत ऐसी ज़्यादती हो रही है तो मैं कहूँगा डेफिनेटली छोड़ देना चाहिए, दोनों को ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी है जो बेचारा मजबूरी में कर रहा है वो बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। और सेकंड कैटेगरी वाला वो नहीं कर रहा होता, वो छोड़ देता है कि ठीक है जी मैं तो मुझे कोई दूसरी मिल जाएगी, मेरे फादर की रिसोर्सेज हैं, मैं यहाँ लग जाऊँगा वहाँ लग जाऊँगा। तो वो जो जनरेशन है ना वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरती, अपने आप को नहीं गुजारना चाहती। तो ये एक चीज़ है कि थोड़ा सा पेशेंस उनके अंदर होना चाहिए और टॉलरेंस लेवल होना चाहिए। और ये मैं कहूँगा कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपने बच्चों को बताना चाहिए जब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं कि आपको अपना नाम पैदा करना है अपनी मेहनत से, ना कि आपने जो है वो किसी रेफरेंस की वजह से आप चले गए हैं। बहुत बड़ा पॉइंट हम मिस कर रहे थे, आपने इशारा कर दिया। ये सोर्स जो है ना वो आपको ले तो आती है, शायद आप भी ऊपर से फोन आया तो आप रख लेंगे कि हाँ यार रखना है, इसको क्या करें, सीईओ का फलाने का ढिमाके का है तो आप रखोगे। लेकिन किस हद तक जो है ना वो जस्टिफाई कर सकती है वो सोर्स, या चल जाती हैं सारी सोर्सेज, पर्ची सिस्टम जब हम इसको कहते हैं। देखिए ये कल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर इस तरह के है कि बहुत सारे सीवीज इस तरह के आते हैं जो ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट के पास आते हैं। जब वो एचआर में मुझे रेफ़र करते हैं तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि इनकी सूटेबिलिटी देख लें एंड डिस्कस। अगर तो सूटेबल है, जॉब में फ़िट हो रहा है तो इट्स फाइन, अगर तो नहीं हो रहा तो नो कंपल्जन, कि ज़बरदस्ती उसको फिट इन जो है वो ना करे। अब देखें नुकसान किसका है, अगर आपकी एक डिपार्टमेंट में 5 लोगों की गुंजाइश है और एक 6% को आपने हायर करना है, अगर वो इनकॉम्पिटेंट आप इसको रख देंगे, रिसोर्स रख देंगे तो वो काम सफ़र करेगा आपका। अच्छा आप ये कहेंगे कि इसको तो ले लो, एचओडी कहेगा मुझे एक बंदा और दे दें क्योंकि ये तो आपने रेफरेंस पे रखवाया है। तो अगर आप रेफरेंस पे रखाएंगे तो अल्टीमेटली आपका जो है वो बजट जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा कुछ इस तरह के केसेस होते हैं कि जहाँ पर रेफरेंस केसेस तो होता है, लेकिन जब आप उसको इवेल्यूएट करते हैं तो आप कहते हैं हाँ ठीक है पोटेंशियल है, वी कैन इवेल्यूएट। और मैंने देखा है कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसपे जब मेरी रिकमेंडेशन थी ठीक है वी कैन गिव इट अ ट्राई, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। कुछ अरसे के बाद लोग ये भूल गए कि किसी के रेफरेंस से आया था बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। हाँ आपने अगर किसी को अपॉर्चुनिटी दी, कुछ लोग अगर ठीक है अपॉर्चुनिटी देने के बाद अगर वो एक्सेल नहीं कर रहे हैं तो आपको उनको यू हैव टू से बाय बाय टू देम, तो यू कैन नॉट कैरी देम फॉर लॉन्ग टाइम। उससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम जो है वो ज़ाहिर ख़राब होगा, मेरिट जो है प्रिवेल नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन। ये सरकारी इदारों में ही चल जाता है। सरकारी इदारों में तो जी आप पर्ची दें और जी बस वो तो मसला नहीं है, बिकॉज़ नोबडी इज ओनिंग द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो एक दफ़ा आ गए भर्ती हो गए अब चले जाए वो गाड़ी की तरह। तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ इन एनी वेज। सिर्फ 2 चीज़ें मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी हैं एंड वन इज़ योर स्किल। आप अपनी स्किल्स को एनहांस करें, कैपेसिटीज़ को बिल्ड करें, अपने आप को अपडेट रखें, नई सर्टिफिकेशंस लें। Second thing is projection of those skills. Whether you are in a job or you are doing your own business, projection of those skills जब तक नहीं होगा, आपका LinkedIn प्रोफाइल नहीं है, आपका ट्विटर पे नहीं है, आप अपनी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे अचीवमेंट्स, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बस आप इन 2 चीज़ों पे कंसंट्रेट करें। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरे हाजिर में बहुत बड़ा टूल जो है वो सोशल मीडिया का हमारे पास अब ऐसा है कि इससे आप हर बड़ी से बड़ी चीज़ जीत भी सकते हैं और इसकी वजह से बहुत कुछ ज़िंदगी में हार भी सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ इट। जैसे अभी मैम ने कहा कि आप लिंक्डइन पे हज़ारों नौकरियां अवेलेबल हैं, दुनिया भर से अवेलेबल हैं। अब आप कैसे आप अपने इस मोबाइल को और अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे कितना स्किल हासिल कर रहे हैं, कितना ग्रूम कर रहे हैं, कितना अपनी चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल मायूस किसी ने भी नहीं होना है, ना लड़कियों ने मायूस होना है, ना जो है वो लड़कों ने मायूस होना है। जैसे भी सब लोगों ने बताया कि मुझे तो इन सब की बातों से नज़र आ रहा है कि बहुत बैलेंस है हमारी सोसाइटी के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किल बेस्ड भी हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका पढ़ा लिखा और अच्छा और साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। थैंक यू सो मच। एक चीज़ बस मैं ऐड करूँगा इसमें कि जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसके ऊपर हमारी जनरेशन को काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो टाइम है वो पर्सनल ब्रांडिंग का है कि आप अपना पर्सनल ब्रांड किस तरह क्रिएट करते हैं और ब्रांड के अंदर लोगों के अंदर किस तरह से आप जो है वो अपनी ब्रांडिंग करके जो है अपनी पोजीशनिंग करते हैं, अपनी पर्सनल पोजीशनिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर
यंग जनरेशन और जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है उनके लिए भी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो केक के ऊपर टॉपिंग जो हम कहते हैं ना कि अच्छी से अच्छी हो तो खूबसूरत लगता है, अंदर से चाहे चाहे खाने में वो कितना ही बुरा हो लेकिन अच्छा लग रहा हो तो ये भी चीज़ है कि बहुत सारे लोग अपने आप को इतना अच्छा जो ब्रांड दिखता है वो प्रोजेक्ट बिकता करते है। हैं, हाँ, और करते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में एक्सेल कर जाते हैं सिर्फ इस वजह से। कल किसी ने मेहमान ने कहा था ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो अगर आप कर जाते हैं और अगर आप फेक कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप उस पर पहुंच जाते हैं तो ये वाली बात है। ये डिस्कशंस तो चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर जो है मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। थैंक यू ज़ैनब फॉर कमिंग, थैंक यू मुगीस एंड थैंक यू माहीन फॉर कमिंग इन द शो एंड गिविंग अस टाइम। यहाँ पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और आप जहाँ पे देख रहे हैं बड़े मज़े मज़े के कलरफुल से आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो ये जो बेकिंग है ये बड़ा जो है ना वो अच्छा और वर्सेटाइल शोबा है। आप इससे जितना कहते हैं ना, एक मेकअप आर्टिस्ट जितनी मोहब्बत से मेकअप करता है, आपको सजाता है, तो वो आपके चेहरे पर नज़र आता है, आप खूबसूरत लगते हैं। आप मुझे ऐसे रोज़ाना देखते हैं कि अच्छे से बाल बने हुए होते हैं, मेकअप हुआ होता है, तो हम जितनी खूबसूरती से, जितनी मोहब्बत से, जितने अच्छे से करते हैं तो वो नज़र आता है। इसी तरह मुझे लगता है कि बेकिंग में भी है कि आप इसको जितना ओन करते हैं, जितनी मोहब्बत से करते हैं, जितने अच्छे कलर्स यूज़ करते हैं, जितना इस पर टाइम लगाते हैं, उतना ही चीज़ें अच्छी होती हैं। तो हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, थोड़ी बेकिंग के हवाले से भी बात करेंगे और फिर हम बार बार ये बात करते हैं कि ख़वातीन का एम्पावर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन बिजनेस में आई, कोविड के बाद हमने देखा बहुत सारे स्टार्टअप्स हुए, तो वो किस हद तक जो है ना कामयाब हुए और ख़वातीन क्या क्या कर सकती हैं, जो कर रही हैं उनको हम आपके सामने लेकर आते हैं कि जो लोग घर बैठे सोचते रहते हैं कि हमें कुछ करना है लेकिन कुछ कर नहीं पाते, तो ऐसी एग्जाम्पल्स जब हमारे सामने आती हैं तो हम उनको बेस बनाते हैं कि आप भी बहुत कुछ घर बैठे भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त होम शेफ़ मौजूद हैं और बेकर भी हैं, वो सानिया काशिफ साहिबा। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो अब ये बताइए सानिया कि आप बेकिंग कब से कर रही हैं? शौक़ था, सीखा, प्रोफेशनल या फिर घर में ही कर करके सीखा है आपने? कुछ अपने बारे में बताएं। जी, एक तो मुझे शौक़ था, शौक़ तो बेकिंग का बचपन से ही, यानी कि अच्छा। कुकिंग मैं बहुत दिल से करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सीखा मैंने ये कि अभी मैंने ज्वाइन किया है क्राउन क्यू इंस्टीट्यूट से, मैंने डिप्लोमा का कोर्स ज्वाइन किया है, 2 मंथ्स हो गए, लेकिन ये मैं पहले से करती हूँ। सही। मेरा यूट्यूब पे चैनल है सनियाज़ फूड के नेम से, उसमें मैं अपनी रेसिपीज़ को अपलोड करती हूँ। जो भी मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ ऑर्डर्स की या वैसे भी, वो मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। कैसा रिस्पांस है लोगों का आपके लिए? रिस्पांस बस नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक कहते हैं वायरल है, जैसे वो वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। सही। तो आप ये बेकिंग करते हुए आपको कितना टाइम हो गया और आपने कब स्टार्ट किया? मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया है ना। देखें कोविड में लोगों ने बहुत, क्योंकि बिल्कुल। मैं शो करती हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिलते हैं, यार हमने कोविड में घर बैठे स्टार्ट किया। और एक वो भी था ना कि सारे आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स, कपड़े जो है, जूते नहीं मिल रहे, कपड़े नहीं मिल रहे, चूड़ियाँ नहीं मिल रही, ज्वेलरी नहीं मिल रही, और ऑनलाइन ढूंढो क्या मिलेगा। तो लोगों ने ऑनलाइन काम करना सीखा। इसी तरह जो है फूड के साथ है कि रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, घर पे खाना मंगाओ। जितने भी यूट्यूब पे हैं सारे आपको लॉकडाउन के ही मिलेंगे। ऐसा ही है, क्योंकि फारिग वक्त था, कुछ करने को नहीं था, तो यही था बस चैनल बनाए करें। ये ऑनलाइन जो ऑर्डर का काम था वो मैं और भी पहले से करता, कि मैंने 2 साल हो गए। इंस्टा पे मेरा पेज है, फेसबुक पे पेज है, सब पे मेरा करती हूँ वर्क। सही। तो अकेले करती हैं, कोई हेल्पर्स मौजूद हैं? केक्स वगैरह भी बनाती हैं? क्या क्या बनाती हैं आप? बनाती मैं सब कुछ, फूड भी बनाती हूँ, बेकिंग के अलावा मैं फूड भी बनाती हूँ ऑर्डर के, निहारी वगैरह, शामी कबाब्स और बिरयानी टाइप की चीज़ें भी बनाती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी जी, वो आपने कितनी बनाई है घर में ऑर्डर की? हाँ, जैसे 10 किलो हो गया नहीं, बिरयानी, 5 कम किलो हो गया। क्वांटिटी कम, ज़्यादा क्वांटिटी का नहीं बनाती, कम 1 kg। अब जैसे आपके यहाँ कोई दावत है, कोई क्या, जैसे ये ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं इवेंट केक्स वगैरह, कप्स केक वगैरह, लेकिन फूड जो है वो कम क्वांटिटी, दावत के लिहाज से सही। 1 kg के हिसाब से, 5 kg 10 kg नहीं। सही। तो ये क्योंकि जो अकेली हूँ वो खुद ही मैनेज करना पड़ता है। यही मैं जानना चाह रही थी कि बेकिंग में भी टाइम लगता है। जी, जैसे जी। आपने बड़े अच्छे से कपकेक्स बनाए, ब्राउनीज बनाई, कितना कितना टाइम लग जाता है, और अकेले कैसे मैनेज करती हैं? फॉर एग्जांपल 2-3 ऑर्डर आ गए एक साथ, केक भी देना है उनको, कपकेक भी देने हैं उनको, जी कुछ और भी चीज़ चाहिए, तो कैसे करेंगी आप? मैं ऑर्डर ऑन टाइम नहीं लेती। सही। 1 दिन पहले आपको मुझे ऑर्डर देना होता है, ये मैंने अपने उस पर मेंशन किया हुआ है पेज पे, क्योंकि जाएगा घर होम करना होता है, घर को भी देखना होता है। तो मैं ऑन टाइम, आप मुझे कहें कि ये चाहिए, ये नहीं दे सकती, आपको मुझे 1 दिन पहले बताना होगा, फिर आपको इंशाल्लाह टाइम पे चीज़ मिलती है। अच्छा, एक साथ 2-3 ऑर्डर्स ले लेती हैं या कैंसिल कर देती हैं? नहीं, ले लेती हूँ।
फिर कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज उनको कर हो लिया। जाता है? बेटी है मेरी माशाल्लाह से हेल्प करती है, बच्चे बड़े सपोर्टिंग है, हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, तो इतना मसला नहीं होता। हस्बैंड किचन में हेल्प कराते हैं? बहुत कम किचन मर्द में होते नहीं हैं ऐसे कराते। कि जो है ना हाँ वो करा लें, लेकिन बहुत किचन में कम नहीं लोग कर, होते हैं। लेकिन किचन के अलावा भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो उनके बिना नहीं हो सकते। अब आप क्या समझती हैं कि घर में घर वालों का सपोर्टिव होना किसी भी औरत के काम करने के लिए कितना ज़रूरी है? 100% ज़रूरी है। मतलब नहीं कर सकती हैं आप, घर वालों की सपोर्ट के बिना आप आगे नहीं जा सकती, क्योंकि मेन आपके लाइफ के पार्ट ही वही हैं। अगर वही आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनकरेज नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे आगे जाएंगी? नहीं जा सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे, हस्बैंड दोनों हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ये कि कभी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है तो फिर मैं नहीं लेती, ये होता है। लेकिन ये कि मैनेज कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपको क्या चीज़ को संभालना पड़ता है या किस तरह से जो है ना उसमें की क्या? क्योंकि मैं बहुत तरह तरह के खाने बना लेती हूँ, सब तरह का फूड जो है ना। मैं मीठा बनाने मुझे थोड़ा सा डर सा लगता है, क्योंकि मुझे इतना कोई मीठा ना खाने का शौक़ है ना जो है ना वो बनाने का शौक़ है। तो मैं हर तरह का लाइक बिरयानियाँ, निहारियाँ सब कुछ बना लूँगी, ज़्यादा भी लेकिन मुझे मीठे में होता है यार ये कहीं मुझसे बेकिंग होगी, नहीं भाई नहीं हो सकती। बेकिंग बहुत मज़े तो की क्या चीज़ है? हाँ, आपको पता है बेकिंग बहुत मज़े की चीज़ है। बेकिंग आप करते हैं अपने शौक से। अगर आपका शौक नहीं है ना, आप बेकिंग नहीं कर सकते। सही बात है। और दो चीज़ें बहुत अहम है, एक तो आपके टूल्स पूरे होने चाहिए बेकिंग करने के लिए। बाकी चीज़ों में तो हम मैनेज कर लेते हैं इधर, लेकिन बेकिंग में आप मैनेज नहीं करते अगर आपके टूल्स नहीं है। दूसरा आपकी मेजरमेंट आपकी परफेक्ट होगी, आपकी बेकिंग कभी ख़राब नहीं होगी। अच्छा हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैं वही वाला बंदा हूँ ना जिसने ये हाथ से उठाया नमक डाल, नहीं, मेरे घर में नहीं। मजाक उड़ाते हैं, तुम ये बेकिंग क्या में आप करती हो? ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कभी, मुझे इस तरह समझ में नहीं आता। वो उठाया जी, अपने हिसाब से मसाले ऐड कर दिए, तो वाकई अब बिल्कुल स्पून वाइज मेजरमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं, मैटर करती हैं ना। और ना ही कि आप एक रेसिपी को दूसरी रेसिपी में मर्ज कर सकते हैं, इससे भी आपकी रेसिपी नहीं। जैसे हम अक्सर लोग करते हैं ना, इसकी चीज़ हमें वो लगी अच्छी, हमने वो ऐड कर ली, दूसरे की वो लगी वो ऐड कर ली। नहीं, जो रेसिपी आप फॉलो कर रहे हैं उसी को आपने पूरा फॉलो करना है, वरना क्या होता है? खराब हो जाएगी, नहीं बनेगी आपकी केक चीज़। जैसा नहीं बनेगा। क्या होगा उसके साथ फिर? आपने देखा होगा यूट्यूब पे हज़ारों रेसिपी हैं, वो जो हमें बना के दिखाते हैं कि हमारी वैसी चीज़ बनती है, नहीं बनती ना, नहीं बनती। परफेक्शन वो आती ही नहीं है। एक तो इसका एक रीज़न ये कि वो प्रैक्टिस मांगती है, हर चीज़ को आपको प्रैक्टिस से करना पड़ता है। दूसरा ये कि हम कुछ कमी मतलब कर देते हैं, जो वाला लुक हमारा परफेक्शन उस चीज़ में नहीं आता जो हमें दिख रहा होता है। देखने में तो बहुत आसान लगता है, अरे इतना ईजी हम भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो अभी आपने वो बनाया है, कपकेक्स बनाए, ब्राउनी, और वो क्या है? नान खटाई। नान खटाई भी बना लेती हैं आप? और ये सब मैंने पतीले में बनाए, तीनों चीज़ें पतीले में बनाती हैं? जी, अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि अभी मैं देखो तो लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं ना यूट्यूब पर के ज़ाहिर है हर घर में ओवन नहीं है। दूसरा ये कि गैस गायब है, जिनके गैस ओवन है उनके घरों में गैस नहीं आता। और अगर बिजली पे आप ओवन चलाएंगे तो फिर घर वाले कहेंगे भाई तुम 2 कपकेक्स बाहर से ही लेके खा लो। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं, जितना तो तुम मतलब तुम्हें मिलेगा नहीं उतना तो बिल बन गया है। तो ये आप पतीले में कैसे मैनेज करती हैं? और पतीले में ट्रिक क्या होती है? आपको क्या चीज़ देखना पड़ती है? पतीले में मैं आपको बताऊँ, ओवन से ज़्यादा अच्छा बनता है ये। आप अभी आप टेस्ट करके देखिएगा, तीनों चीज़ें पतीले में बनाई है मैंने। कैसे जो है वो ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ भी नहीं है, एक स्टैंड आप रखें पतीले में, आप उसको पहले हर 15 मिनट पहले आप उसको प्री हीट कर लें। फिर एक आप एक स्टैंड आता है, नॉर्मल मिलता है, आप उसको उस पर रख के जो भी आपका मतलब केक पैन है या कप्स केक की आपकी ट्रे वो रख दें, इजीली बेक हो जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, वक्त ज़्यादा लगता है? नहीं, ओवन में शायद 10-15 मिनट में, 1 घंटे में। पिज़्ज़ा जैसे जिसमें हमें ऊपर कलर्स लाना होता है ना, जिन चीज़ों के अंदर लाइक पिज़्ज़ा हो गया या मफिन्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा टाइम लेती हैं, क्योंकि ऊपर से पतीले में कलर आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो बेकिंग की चीज़ें हैं वो इजीली आप बेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। केक्स वगैरह बिल्कुल, मैं क्लासेस भी लेती हूँ, बेकिंग की सिखाती हूँ। 2 मैंने बैच बनाया, कंप्लीट कर लिया अभी। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो मैं उनको पतीले में ही सिखाया, मैंने कहा आप लोग देखें पतीले में भी बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है, बिना मतलब कम खर्च के आप बना कर सकते हैं इजीली बेकिंग को। ज़रूरी नहीं है ओवन का पतीला नहीं जलता? मुझे ऐसा लगता है पतीला जल जाता होगा। नहीं, आप उसको हल्की आंच पे रखें ना, नहीं जलता पतीला, सेफ रहता है पतीला आपका। या तो आप एक पतीली अलग से बना लें, भाई ये बेकिंग, जैसे मैंने अपनी एक अलग बनाई हुई है कि भाई इसमें सिर्फ बेकिंग करनी है, लेकिन जलता नहीं है, ठीक रहता है। तो कितने स्टूडेंट्स अभी तक आप ट्रेन कर चुकी हैं? मैंने एक वर्कशॉप ली थी, उसमें 7 स्टूडेंट थे। ज़बरदस्त। 1 डे वर्कशॉप ली थी मैंने। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये तो अच्छा है कि जो काम और स्किल आपको आता है वो आप आगे लोगों को भी सिखाएं। जो लोग घर से अभी कुछ करना चाहते हैं, जैसे हमने कहा ना, बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं, बहुत अच्छा स्किल रखते हैं हाथ में, कुछ बहुत अच्छी सिलाइयाँ करते हैं, बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, बेकिंग आप जैसे कर रही हैं, ज्वेलरी मेकिंग है,
लेकिन सोचते रहते हैं, स्टार्ट नहीं करते। तो व्हाट इज़ द की कि आप जो है ना करो, आपको किस चीज़ ने ट्रिगर किया कि मैं करूँगी और मैं जो है ना इसको प्रोफेशनली करती हूँ? एक चीज़ है कि मैं कर सकती हूँ, और मैं अपने आप से भी यही कहती हूँ, मैं सबसे भी यही कहती हूँ, जब तक आप ये नहीं कहोगे ना कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि एक बात सोचो कि जो करते हैं वो भी इंसान ही है, हमारी तरह हैं। अल्लाह ताला ने उनको भी हम ही जैसा बनाया है, कुछ अलग तो नहीं होता ना उनका। तो जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकती हैं। मैं मतलब जब मेरे स्टूडेंट को मैं सिखाती हूँ ना, वो कहते हैं नहीं हमसे नहीं होगा, ये आप कर सकती। क्यों? आपसे क्यों नहीं होगा? आपसे भी होगा। जब मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकती हो। प्रैक्टिस, ये कि हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। कभी ऐसा हुआ है ऑर्डर का कोई बहुत बड़ा सा केक हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर और चीज़ें ख़राब हो गई? बिल्कुल हुआ है। क्या किया आपने? कोई किस्सा बताएं। एक तो मैं 3 टायर का केक बनाई थी 3, तो कैमरा में अक्सर वीडियो बनाती हूँ ना, आपको बताया मैं यूट्यूब पे डालती हूँ, तो बस वो कंप्लीट था, आप समझे। वो कैमरा में पीछे हुई पूरा तो नहीं मिल गया? ओह माय गॉड, फिर क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। आप मैंने कितना मुझे गुस्सा था ना उस वक्त, बस समझ नहीं आया था ये क्या, और मेरी ही गलती से हुआ। वो मेरा पैर स्टैंड पे लगा, वो पूरा उसके ऊपर गिरे। फिर दोबारा मैंने उसको मैनेज किया। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था जब मैंने मतलब मुझे बिल्कुल स्टार्ट किया था मैंने, मतलब परफेक्शन नहीं थी मेरी बेकिंग में। तो मेरा एक ऑर्डर था केक का। अब वो मैंने एक स्पंज बनाया, बैठ गया, नहीं बना। ऑर्डर 8 बजे देना था रात को। अब फिर एक और स्पंज बनाया, वो भी ख़राब हो गया, नहीं। फिर तीसरा बनाया, वो भी नहीं। फिर आप यकीन करें मैंने उसको बाज़ार से परचेज़ करके, जाहिर सी बात है अब ऑर्डर था, देना तो था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको सीखना चाहिए। मतलब आप बिना सीखे आप नहीं अच्छा प्रोफेशनल आप काम नहीं कर सकते, आपको सीखना चाहिए। फिर मैंने एक शेफ़ से क्लास ली, उनसे मैंने सीखा। शेफ़ तनवीर हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मतलब मैं उनको दुआ देती हूँ। और अब रिसेंटली तो खैर मैंने ज्वाइन ही कर लिया है। क्या सीख रही हैं आप उसमें? कितने अरसे का डिप्लोमा है? 1 साल का, 2 मंथ्स हो गए मुझे। क्या क्या सिखा रहे हैं? उसमें पूरा कुलिनरी का डिप्लोमा है। मैंने बेकिंग तो मुझे समझे आती, बेकिंग उसमें लास्ट में थोड़ी बेसिक है, लेकिन बेसिकली डिप्लोमा है। मेरा ये है कि अपना इंशाल्लाह आगे कुछ छोटा मोटा करना है इंशाल्लाह। तो अलबाकी जब आपने ये कर लिया और आप आगे भी फिर इसको कंटिन्यू कर सकेंगे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत और इस्तिकामत दे। थैंक यू सो मच सानिया फॉर कमिंग इन द शो। और जैसे बात हुई ना कि आप हर शख्स परफेक्ट नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप भी कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगियों में, जो कुछ करना चाहते हैं उसकी ठान लें और उस पर कर गुजरें। बस ये है कि यहाँ पर आपसे ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा अगर कैमरामैन दिखाएं क्लोजली तो कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही हैं, फुल ऑफ कलर्स और फुल ऑफ फूड है ये टेबल इस वक्त। और हम ये देख रहे हैं कि देखिए ख़वातीन जो अमूमन बहुत अच्छे अच्छे खाने अपने घरों में बनाती हैं और अपने घर वालों को खिलाती हैं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर अब जो लोगों का इंटरेस्ट है, एक तो फ़ायदा ही हुआ है, 2 तरह की ख़वातीन हैं आजकल। एक तो वो कि जो बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, और एक वो जो खाने बनाने में कोई ख़ासा शगाफ नहीं रखती। तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग का सिलसिला उनकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलें, एक के दूसरे के लिए अच्छा हो गया कि वो ऑनलाइन जो है वो फूड डिलीवर कर सकती हैं, ऑनलाइन फूड्स जो है वो बना सकती हैं और डिलीवर कर सकती हैं और उसके ज़रिए कमा सकती हैं। तो आज ऐसी और मज़ीद 2 शेफ़्स हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ सेट पर हैं। उनका तारुफ आपसे कराती हूँ। सुनहरा दानिश मेरे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो सुनहरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कराची में गार्डन से करीब एरियाज़ को जो है वो केटर करती हैं, और मेरे ख्याल से ओवरऑल ऑल ओवर कराची में भी जो है वो आपका जो फूड है वो जा रहा होता है। तो बात करेंगे आप क्या क्या करती हैं, आप ही से जानेंगे। उसके अलावा ज़ाहरा हसन भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो में ज़ाहरा। और ज़ाहरा भी होम शेफ़ हैं, तो दोनों से जानेंगे कौन कौन किस किस चीज़ की स्पेशलिटी रखता है और कब से लोग ये काम कर रही हैं, कैसे ख़वातीन यहाँ पर जो हम लोगों को बुलाते हैं उनको मिसाल बनाकर ख़ुद भी बहुत कुछ कर सकती हैं और घर से पैसे कमा सकती हैं, एक अपनी एक्टिविटी ढूंढ सकती हैं। तो वेलकम करते हैं लोगों को अपने शो में और बात का आगाज़ करते हैं। सुनहरा, आप कितने अरसे से कर रही हैं और आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप केक्स वगैरह बेक करती हैं? केक आर्टिस्ट हैं? आई एम अ केक आर्टिस्ट। मैं तकरीबन शौकिया तो मेरा बहुत पुराना है, लेकिन यह है कि प्रोफेशनली जो मैंने इसको 5 से 6 साल हुए हैं मुझे तकरीबन इसको प्रोफेशनली लिए हुए अपने। मतलब मुझे केक डिज़ाइन करने का, केक मतलब ग्रेविटी डिफाइन और मतलब बहुत अच्छे अच्छे केक कुछ न्यू करने का बहुत शौक़ है। तो मैं अपने केक में जो है ना अपना आर्ट दिखाने की कोशिश कर रही होती हूँ। ज़बरदस्त। तो इतने सालों में आपको कैसा रिस्पांस मिला? और ऑनलाइन कब से आई हैं? 5 साल से ही कर रही हैं ऑनलाइन या अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है? नहीं, 5-6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस ज़्यादा मिलने लगा है।
पहले थोड़ा कम था, ज़ाहिर इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि किस तरह ऑनलाइन वर्क करना चाहिए। तो अब ये है कि माशाल्लाह कर कर के आइडिया हो गया है और फिर क्लाइंट्स भी बन गए हैं, और जो फिर एक बार खाता है वो दोबारा ज़रूर ट्राई करता है, वो दोबारा ज़रूर टेस्ट आता बहुत मैटर करता है खाने में। तो वही अगर टेस्ट अच्छा हो तो लोग कहते हैं दूर दराज से भी लाना पड़े तो लाओ और खाओ, लोग फैन हो जाते हैं। तो आप ये सारे केक्स लेकर आई हैं, ज़रा इनके बारे में भी बात करेंगे कि कितनी डिफरेंट टाइप्स होती हैं केक्स की ना। और आप क्या करती हैं ज़हरा, आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैं बेकिंग करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, बलोच बेकर्स के नाम से है। 10 इयर्स हो गए हैं तकरीबन। पहले जो है मैंने स्टार्ट किया था आउट ऑफ कंट्री से, मैंने स्टार्ट किया था तंजानिया से। सही। तो वहाँ पे मैं ऑर्डर्स लेती थी, केक्स वगैरह बनाती थी। अभी तकरीबन 1.5 साल हुए हैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने सोचा कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ घर से ही। फ़िलहाल तो सिर्फ केक वगैरह के ऑर्डर्स लेती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इरादा है कि अपना ही बेकरी हो, एक बलोच बेकर्स के नाम से। तो जो है वो आप क्या क्या बेक कर लेती हैं? लाइक केक्स बना लेती हैं, पिज़्ज़ा वगैरह? और सब बेकिंग के हवाले से सब कुछ मैं कर लेती हूँ, लेकिन ऑर्डर सिर्फ केक्स के लेती हूँ फ़िलहाल। पाकिस्तान में कब से काम कर रही हैं? मैं 1.5 साल हो रहे हैं। 1.5 साल हो गया आपको। तो आज आप क्या बेक करके लेकर आई हैं? मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं जी। जैसे मैंने आपसे एक चीज़ पूछी भी थी, क्या नाम आपने बताया था? जी, ये जो है लेमंटन्स केक है, जो कि ऑस्ट्रेलियन केक है ये। ओह ज़बरदस्त। तो ये जो है वो किन किन चीज़ों से बनता है? ये बटर से बनता है, मैदा है, शुगर है, और इसे चॉकलेट कोकोनट केक भी कहते हैं अगर आप अपनी ज़ुबान में हम कहें। और इन्हीं सब चीज़ों से बनता है। और क्या क्या है? और वो जो उस तरफ केक रखा हुआ है वो बसबूसा है, अरबिक डिज़र्ट कहते हैं उसे, और अरब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वो फेमस भी है। तो इसलिए मुझे यही लगा कि मैं वो बना के लेके जाऊँ, तो वो मैं लेकर आई हूँ। और उसके अलावा जो है बन्स हैं, बर्गर बन्स हैं, फ्रेंच टोस्ट है, चिकन ब्रेड है, ये बनाए हैं। अच्छा, ये तो नाश्ते से रिलेटेड तो बड़ा अच्छा मेन्यू दिख रहा है मुझे। नाश्तों के ऑर्डर भी लेती हैं या प्री ऑर्डर्स लेती हैं? किस तरह से आप काम प्री कर रही ऑर्डर्स हैं? लेती हूँ, नाश्ते के ऑर्डर्स नहीं लेती। कितने दिन पहले आपको ऑर्डर करें? 1 या 2 दिन, क्योंकि फ्रेश बनाना पड़ता है ना, तो आजकल का तो पता है वो लाइट का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए प्री ऑर्डर है 1-2 दिन पहले। अच्छा, सब कुछ ओवन में बेक करती हैं या ओवन में भी करती हूँ। हाँ, बल्कि थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे तो वो पतीले में बेक करती हैं। तो आप कैसे कर रहे होते हो? मैं भी ओवन में करती हूँ, अगर लाइट का इशू होता है तो गैस पतीली में कर लेती हूँ, अगर गैस भी ना हो तो सिलेंडर रख लेती हूँ, उसमें भी कर लेती हूँ सिलेंडर। तो यानी कोई भी हर्डल आए लेकिन आप अपना काम जो है काम वो नहीं रुकना चाहिए, वेज अपने निकालते हैं। तो सुनहरा, आप जो है वो मुख्तलिफ केक्स बड़े कलरफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, तो ज़रा इनके बारे में बताएं। ये जो है वो हैमर केक जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना जी, इंस्टाग्राम केक पे। कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं इसको? पिनाटा। पराठा क्या? मैं तो देसी ज़बान में हैमर केक भी बोलते हैं, पिनाटा इसको एक्चुअली में बोला जाता है। हाँ। तो इसको ये राउंड शेप में भी होता है, बॉल टाइप, उसको आप किसी भी तरह का कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपनी थीम के हिसाब से। और ये आजकल बहुत, जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को दे सकते हैं, और मतलब काफ़ी इसमें गिफ्ट भी छुपा सकते हैं? जी जी, गिफ्ट्स आप छुपा सकते हैं इसके अंदर। मेरे आप मियाँ कुछ को भी दिखाएं कि इसमें गिफ्ट छुपा के मुझे चॉकलेट्स छुपा सकते हैं, कुछ भी बच्चों सही। को अगर आप दे रहे हैं तो बच्चों की जो फेवरेट चीज़ है आप वो छुपा सकते हैं इसके अंदर। तो ये एक्चुअल मतलब वही है कि हिडन। अच्छा, ये तोड़ सकती हूँ मैं भी? जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है, एंड में तोड़ के देखेंगे। तो ये खा सकती है ऊपर वाला? जी जी, चॉकलेट है, फुल White चॉकलेट chocolate है है। जी, वाइट चॉकलेट है। जबरदस्त। इसमें ये डार्क चॉकलेट से भी बनता है, ब्राउन चॉकलेट। अच्छा, इसमें फ्लेवर्स आपकी पसंद के ऐड हो सकते हैं? कौन कौन से फ्लेवर्स में बन जाता है? फ्लेवर तो 2 ही होते हैं, चॉकलेट्स आपको पता है 2 ही होती हैं, 2-3 तरह की ही सही। होती हैं। वो उसमें क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। वैसे फ्लेवर वाइट और ब्राउन ही होते हैं सिर्फ चॉकलेट्स में। अब वो कलर आप अपने उस पर दे सकते हैं, जैसे मिसाल है किसी को रेड हार्ट बनवाना है तो उसके अंदर रेड कलर ऐड करके उसको रेड जो है हम वाइट को रेड कर देते हैं, और कोई कलर ऐड करवाना है थीम के हिसाब से तो फिर वो जो है ना कलर फिर यूज़ होते हैं, फूड कलर्स यूज़ होते हैं, तो वो फिर उसका कलर आ जाता है। तो ये एक केक अभी कितने पाउंड का केक है? इसके अंदर 1 पाउंड का केक आता है अगर केक रखवाना है तो, वरना इसके अंदर आप बताया ना जैसे कोई गिफ्ट रख सकते हैं। अच्छा, बेसिकली इसमें नीचे फज नहीं है, ये सिर्फ ऊपर चॉकलेट का ही जो दिख रहा है ये बस इतना ही है। अच्छा ठीक है, तो ये जो है साइज, ये जो पूरा डेकोरेशन आपने किया हुआ बड़ा ज़बरदस्त था,
हैमर भी मिलेगा साथ में? जी, हैमर। कितने का आपको ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं? कितने का होता है, इसकी प्राइस क्या होती है? ये स्टार्टिंग 1500 से 2000 तक की स्टार्टिंग है। फिर वो आप इसके अंदर क्या रखवा रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। फिर वो उस हिसाब से और charge कितना किया बड़ा है, इसके साइजेस जी, भी होते होंगे, इतना बड़ा भी लोग बनवाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी साइज डिफरेंट। ठीक है, ये दूसरा हमें नजर आ रहा है, ये कौन सा केक है? ब्लूबेरी है, क्या है ये रेड वेलवेट केक है इनसाइड। अच्छा। और ऊपर फिर इसको हमने अपने थीम के हिसाब से डेकोरेट कर दिया। ऐसे ही वो लोग मतलब आपको सैंपल दिखाने के लिए किया कि कोई भी आप इसमें करवा सकते हैं एडिशन। और वो क्या है? ये जैसे बात पक्की टाइप, या जैसे किसी होते हैं ना, जैसे नए नए रिश्ते लगा होता है तो दुल्हन लड़की वाली के यहाँ ले जाने के लिए या लड़कों वाले, मतलब वो एक अच्छा, पहले तो ना giveaway मिठाई के का तौर बहुत पर। ज्यादा रिवाज था ना, खाली मिठाई खिलाते थे। अब लोगों को मैंने देखा है केक्स रख रहे होते हैं, ये मुख्तलिफ रमजान desserts में होते लोग हैं, बहुत रस्म वगैरह में। ईदी वगैरह के तौर पे बहुत ले जाते हैं इस तरह के बॉक्सेस। तो उसमें अपने मर्जी से मतलब फ्लावर्स रखवा लेते हैं, केक रखवा लेते हैं, और जो जो आपको रखवाना अच्छा, है क्लोज करके दिखाएंगे कमर भाई ना, तो आप ये देखेंगे कितना अच्छा अरेंजमेंट आप इसका लग रहा है। आप इसमें प्रेजेंट भी रख सकते हैं, जैसे आप बता रही हैं कोई फिंगर रिंग रखते हैं लोग, एंगेजमेंट में, बात पक्की में चीज़ें करने के लिए जो है वो लेकर जा रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट ओवरऑल लग रहा है इसका। इसके अंदर कौन सा फ्लेवर है ये बटर क्रीम केक है। चॉकलेट इनसाइड फज केक है और ऊपर से बटर क्रीम से कवर करके इसको, आजकल ये नया ट्रेंड चला है, इसको स्टैंडिंग केक भी कह सकते हैं आप। ये स्टैंड आप देख अलग लेंगे सा कि लग रहा है बिल्कुल, ना थोड़ा, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो ये बिल्कुल जैसे वो वैसा केक है ना, राउंड इस तरह नहीं है, ये थोड़ा सा न्यू शेप में आया। तो ज़ारा, ये तो केक्स भी बेकिंग के उसमें आते हैं, आप केक्स भी बनाते हो? जी, केक बनाती हूँ। कितनी तरह के केक्स आप बनाती हैं? कौन कौन सी जना? जो भी पिक्चर्स दिखा दें। ज़्यादातर क्रीम वर्क पे काम करती हूँ मैं, फाउंडेंट वर्क कम करती हूँ, और जितना भी केक वैराइटीज़ हैं सब बना लेती हूँ। अच्छा, मैं दोनों से आपसे सवाल करूंगी, क्या आप लोगों ने कहाँ से सीखा? आप सीख कर आए हो या आपने जो है कर करके आपका शौक था, वीडियोस देखी, किस तरह से जना इधर इस काम में आए? शौक तो बचपन से ही है बेकिंग का, और अब अभी मैं क्लासेस भी ले रही हूँ डेक्स्टर से, तो वहाँ भी सीख रही हूँ और कुछ यूट्यूब से भी देख ले। ये है कि 10 साल से जो काम कर रही थी ना, वो खुद अपना एक्सपीरियंस था। यूट्यूब से भी देख लेती थी और जो भी देख के बना लेती थी। वो असल में बात ही कि शौक हो ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, शगफ आपको होना चाहिए। तो आपने जो है वो कैसे सीखा है? कहीं से? सेल्फ थॉट बेकर मैं बिल्कुल, मैंने कहीं से भी नहीं सीखा, और मैं यूट्यूब भी नहीं देखती। मज़े की बात आपको बताऊं, तो ये मैं अपनी रेसिपी भी खुद कर रहा होता है ना। जी, शॉर्ट कोर्सेज किए हैं मैंने कहीं कहीं से, लेकिन एक जैसे डिप्लोमा कोर्स अभी तक नहीं किया है मैंने। मैं सोच रही हूँ कि इस पर वर्क करूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह खैर डिप्लोमा के लिए मुझे खुद टीचर की वो जॉब की ऑफर्स आती हैं, क्योंकि काम माशाल्लाह देखकर लोग फिर वो करते हैं, ऑफ़र करते हैं। तो फिलहाल तो अभी मैं खुद सोच रही थी कि पहले मैं खुद डिप्लोमा कर लूँ, तभी मैं टीचर की हाँ नहीं, वो ये ना सर्टिफिकेशन होती है, तो आपके लिए आगे भी फिर उसका प्रोजेक्ट करना आसान होता है। बिल्कुल। जो ख़वातीन ऑनलाइन कमाना चाहती हैं ज़ाहरा, उनको आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दोगे? क्योंकि ऑनलाइन लग तो ये रहा होता है कि बस आज आपने लगाया और कल से आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका जर्नी कैसा रहा, और ऑनलाइन जो लोग काम करना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगी? देखिए, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें। और मैं अपना बताऊं तो बहुत सी प्रॉब्लम हुए थे मुझे। पहले तो ऑर्डर्स भी नहीं आते थे, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था, मैं यहाँ पे थी नहीं। और अभी कुछ ही अरसा हुआ है मैं यहाँ पे आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से जब लोगों ने टेस्ट किया तो अब ऑर्डर्स भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और क्लासेस भी कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हमें सिखाएं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम प्रोफेशनल एक शेफ़ बनूँ और आउट ऑफ कंट्री जाऊँ, वहाँ पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। हाँ, अच्छा, ये जो अभी ज़ाहरा ने बात की, जब ये आप बात कर रही थी ना सुनहरा, तो मेरे दिमाग में आया कि वो शेफ़ का कोर्स, आप ये देखें कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी, हम अक्सर शोज़ में भी बात करते हैं कि हम सिर्फ बच्चों को वो बनना सिखा रहे हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, करना है। आपको पता है, जब आप यूरोप साइड पे देखते हैं, या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया लोग जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, शेफ्स बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड है। बहुत माशाल्लाह, बहुत रिस्पेक्ट है शेफ्स की, रिस्पेक्ट है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। लेकिन हाँ, वो वही वाली बात कि अगर सुनहरा आपके पास डिप्लोमा हो तब आप जा सकते हैं, या आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हो, डिग्री हो, तो आप जा सकते हैं। तो ये भी एक वे है, पाथ है, लोगों को जो है वो पता चलेगा तो लोग बताएंगे। तो आप इरादा रखती हैं, अभी कहाँ इनरोल किया आपने, कहीं से कर रही हैं सर्टिफिकेशन वगैरह? ये भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन ज़ाहरा पहले ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके बात करेंगे। ज़्यादा कोई ख़ास इसमें मैंने नहीं किया।
टाइम शॉर्टेज की वजह से। लेकिन अगर मेरे पेज पे जाकर आप लोग देखें या वो मेरा काम देखें तो उसमें बहुत डिफरेंट और बहुत आपको यूनिक केक्स मिलेंगे। तो मतलब टॉल केक्स मुझे बनाने का बड़ा शौक है, और लाइक 3 टायर 4 टायर 3 टायर 4 टायर, या लाइक जैसे ग्रेविटी डिफाइन, या फिर रियलिस्टिक केक्स, वेडिंग ये क्या केक्स। होते हैं? रियलिस्टिक जैसे आप ये मग है, अच्छा, ये मग सही। बिल्कुल केक की शेप में मग होगा, तो वो बिल्कुल ये बॉटल है, मतलब कुछ भी आप वो लगेगा बनाए कि कोई आपने ऐसे? जी जी बिल्कुल। जबरदस्त। मैं इस तरह के ही केक्स बनाती हूँ, और वेडिंग केक्स मुझे बहुत ज़्यादा फेमस वेडिंग केक्स में कर दिया लोगों ने, तो वेडिंग केक्स बहुत शौक से बनवाते हैं मुझसे। तो बल्कि जिनके यहाँ शादी होती है वो पहले से ही बुकिंग हो, 1-1 महीने 2-2 महीने पहले से बुकिंग कर लेते हैं कि नहीं आपने ही हमारा केक बनाना है। तो ये होता है। सही, तो यानी ऑर्डर्स अच्छे हैं। तो ऑनलाइन जब ये अगर बड़ा सा केक बना लिए तो अब उसकी डिलीवरी भी एक बड़ा काम है। जी, डिलीवरी बहुत ज़्यादा कैसे, क्योंकि वो मुश्किल बात है, मैंने अपने बच्चे की बर्थडे में बनवाया था। अब तो खैर मैं जो है वो केक्स वगैरह ज़्यादा जो है वो कटिंग की तरफ नहीं जाती हूँ, लेकिन ये है कि उसको डिलीवर कराने में बड़ा मसला हो गया था। जी, कुछ क्लाइंट्स जो है ना थोड़ी सी बहस करते हैं। मैं ये उनसे यही कहूँगी कि जब आप इतने महंगे केक्स बनवा रहे हैं, इतना उस पर एक्सपेंसिव वो कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा एक्सपेंस जो है ना डीसी पे भी लगा दिया करें, वो जो ताकि सेफली आपकी वेन्यू पे पहुंच जाए, आपका जो है ना इवेंट ख़राब ना हो। तो ज़ाहिर है इतनी मेहनत से, इतनी शौक से लोग बनवाते हैं। बड़े बड़े जो केक्स हैं वो बाइक्स पे जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, कैसे जी आप गाड़ियों में, डिलीवर मैं कराते हो? कार ही प्रेफर करती हूँ कि बंदा सेफली जो पहुँचा देना, सेफली पहुँच जाए जगह पर, वेन्यू पर। तो यही होता है। सही। तो आप डिलीवरी के लिए कैसे जाना, ऑनलाइन ही है ना आपका भी सारा? तो डिलीवरी वगैरह कैसे, डिलीवरी बॉय रखा हुआ है या राइडर करते हो, क्या कैसे काम पहले करते हो? डिलीवरी बॉय रखा हुआ था मैंने, फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग रिस्पांस सही से लेते नहीं है और केक पहुंचाने के बाद एकदम वो ख़राब कर देते हैं। तो फ़िलहाल मैं खुद ही ढूंढ रही हूँ कि कोई अच्छा डिलीवरी बॉय हो ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। अभी आप परमानेंटली सर्विस यूज़ कर रहे हो, बाइक राइडिंग सर्विस यूज़ कर रहे हो? सही। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये कि इंशाल्लाह ताला जैसे आपने बताया कि आप भी आगे जाने का इरादा रखती हैं। अच्छा, आप कहीं से अभी सोच रही हैं, कोई स्क्रूट किया है कि कहाँ एनरोल करना है या कुछ? जी, मास्टर शेफ़ में मेरा इरादा है मास्टर क्लास लेने का, तो वहाँ पर मुझे एनरोल करने का इरादा है अभी। तो और इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं अपनी बेकरी भी मेरी और रेस्टोरेंट भी एक खोलना है मुझे। हाँ बिल्कुल, बेकरी का तो वैसे ये है कि जिनके अच्छे टेस्ट होते हैं वो फिर चल जाती हैं। जी बिल्कुल। काम ऐसा है कि वो लोग पसंद करते आते हैं। जो लोग नए आना चाहते हैं इस काम में, उनको आप, क्योंकि आप बता रहे हैं आप लोगों को कई साल हो गए हैं और मुख्तलिफ आप लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, उनको क्या टिप्स देंगे कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? कोई इनिशिएटिव खातून हमें देख रही हो, बैठ के लेना चाहें, अभी तक बहुत अच्छी बेकिंग कर रही हो, बहुत अच्छा खाना बना रही हो, तो क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे? यही कहूँगी कि घर में बैठकर बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें अपने आप को। अगर टैलेंट है तो उसको सामने लेकर आएँ और करें, कोशिश करें, और फिर माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। अगर मुझे यकीन करें, जब टेंशन होती है ना तो मैं जाके बेकिंग करने शुरू कर देती हूँ। सही बात है। तो कोई ना कोई, मतलब वो जो होता है ना डिप्रेशन होता है, किसी न किसी बात पे हो ही जाता है। तो ये है कि बेकिंग कर लेती हूँ तो फिर वो कुकिंग कर लेती हूँ, बेकिंग कर लेती हूँ, तो उसमें ख़त्म हो जाता है वो। तो अच्छा है, फिर मज़ा भी आता है बनाने में, और एक आर्ट आपके सामने फिर निकल कर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ारा, आप क्या कहना चाहते हो? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसे ज़ाया ना करें। अब अगर जो बेकर्स हैं, लवर्स हैं, बेकिंग को पसंद करते हैं, उसे पढ़ें। ऐसा नहीं है कि बस बेकिंग कर लिया, वो समझें, आप उस चीज़ को समझें। अब जैसे कि मैं जाती हूँ, पढ़ती भी हूँ, तो बहुत चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, मुझे खुशी भी होती है कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, पता चलता है कि कौन सा केक कौन से मुल्क का है, कौन सा केक, ये टैलेंट होता है इंसान में। बस मैं भी चाहती हूँ कि जो ख़वातीन घर पे बैठी हैं वो मेहनत करें। काम तो हार्ड होता है और मुझे भी हार्ड वर्किंग बहुत पसंद है। मुश्किल होती हैं, फैमिली में ज़ाहिर है हाउस वाइफ हैं, बच्चे होते हैं, मुश्किल होती है सीखना, जाना, घर पे भी टाइम देना होता है। तो अपने अंदर जो टैलेंट है आप में, तो उसे ज़ाया ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सब चीज़ें देखें, सब लोग हार्ड वर्क भी कर रहे होते हैं, टाइम सबके पास वही है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं ना कि हाउ यू मैनेज योर थिंग्स, कि आप अपने बच्चों को, अपने घर को, या आप अपनी कुकिंग स्किल्स जो हैं उनको किस तरह से मैनेज करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। बेकिंग में नहीं, आप कुकिंग है या कोई और आपके अंदर टैलेंट है, हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही सब और आजकल तो आप यकीन करेंगे, ऑनलाइन जब से आया ना तो लोगों के लिए कमाना तो बहुत आसान हो गया है। जो कमाना चाहे वो बिल्कुल अगर मेहनत करे, थोड़ा टाइम रखे, पेशेंस रखे, तो बहुत आसानी से कमा सकते हैं। जो लोग आप लोगों को ऑर्डर्स करना चाहते हैं, कैसे रब्ता कर सकते हैं, आप लोगों से बता दीजिए। मेरा पेज है एम्स केक मेक के नाम से, एम्स केक मेक बाय सुनहरा के नाम से।
मेरा व्हाट्सएप है, आप उस पर मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। और मेरा पेज ज़रूर सर्च करें, लाइक करें ठीक है, और वहाँ ऑर्डर कीजिए। थैंक यू। और आप किस नाम से हो? मेरा पेज है बलोच बेकर्स के नाम से है, इंस्टाग्राम पे है, और ज़हरा किचन के नाम से भी है, और यूट्यूब भी है मेरा, बलूशी मोमिन तंजानिया ब्लॉगर भी हूँ मैं।